भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली का दबाव। बड़ा सवाल है कि 11,000 के अहम लेवल को निफ्टी होल्ड कर पाएगा या नहीं, या उसके नीचे फिसलकर कुछ और नई कमजोरी के होंगे दर्शन। आखिरी 1.5 घंटे का कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इस पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस कमजोर बाजार में अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कल एक्सपायरी से पहले कैसा एक्शन रहेगा, इस पर अनिल जी से अभी चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो बताइए इस समय के बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? देखिए दीप, ऊपरी स्तरों से तेज गिरावट बाजार में आती हुई दिखी। लगभग 200 अंकों का नुकसान निफ्टी में आपको नजर आएगा। ऊपरी स्तरों से 11,250 के आसपास शुरुआत की थी और उसके बाद से वहां से फिसलते हुए दिखे हैं और 11,025 का लो बनाया है बाजार में। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दबाव में है। 21,000 का लेवल आज फिर से तोड़ा है। इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कल के लोज को तोड़ा है और वहां से नुकसान आता हुआ दिखा है, और ये तब होता दिख रहा है जबकि डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों पर दबाव है, यानी कि अपनी बिकवाली का दबाव झेलते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से 400 अंकों से ज्यादा फिसल चुका है, 21,900 के भी नीचे है। मेटल, फार्मा और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली आपको इस वक्त होती नजर आएगी। आईटी शेयर भी आज कमजोर होते हुए दिख रहे हैं और 1% आईटी इंडेक्स में भी बिकवाली है। सुबह से टीसीएस में नुकसान का माहौल देखने को मिल रहा था। हालांकि बाकी संकेत अगर आप बाहर से देखेंगे तो दुनिया भर के बाजार बेहद मजबूत है। यूरोप 1.5% मजबूत है और डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक ऊपर हो चुके हैं अब। तो डाउ की मजबूती, यूरोप की मजबूती, कोई असर नहीं। भारतीय बाजारों में अपना और सिर्फ अपना बिकवाली का प्रेशर है। अब ये प्रेशर विश्लेषण करेंगे कि किस वजह से आता दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजार बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और इस कमजोरी की वजह क्या है सर? अगर अच्छे ग्लोबल क्यूज हैं, इंडिया चाइना के तनाव में भी हमने आज सुबह बात करी तो अच्छे संकेत थे, तो ये क्या एक्सपायरी के रिलेटेड चिंता है या फिर कुछ और चिंता है जिसकी वजह से बाजार में इतना प्रेशर आ रहा है? सर, आपका क्या व्यू है? डिमांड और सप्लाई, ये है वजह जिसकी वजह से भारतीय बाजार आपको कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। सप्लाई पूरी तरह से एफआईज की तरफ से। कल के सेशन में भी हम सुबह आज यही बात कर रहे थे कि आज के सेशन में हम यही बात कर रहे थे कि आज के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर ग्लोबल मार्केट से नहीं है बल्कि एफआईज की तेज बिकवाली का है, क्योंकि कल के सेशन में एफआईज ने अच्छी खासी बिकवाली की और कल भी नेट लॉन्ग पोजीशन उनकी इंडेक्स में कम हो गई। इंडेक्स न सिर्फ उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन कम की बल्कि शॉर्ट्स काफ़ी किए, पुट में जबरदस्त लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो एफआईज ने वायदा कारोबार में दबाकर बिकवाली की है। कैश मार्केट में एफआईज का बड़े लंबे समय बाद बड़ा बिकवाली का आंकड़ा 2,000 करोड़ से ज़्यादा का कल का आता हुआ दिखा है। तो एक्सपायरी के ठीक 2 दिन पहले कल जब एफआईज की तरफ से बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है, ये कॉन्फिडेंस हिलाने वाला है और यही आज भी आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 2 बड़े रीजन है दीप ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद अगर हम यहाँ पर कमजोर दिख रहे हैं। तो एक तो ये कि बिकवाली का दबाव एफआईज की तरफ से, और दूसरा बिकवाली का दबाव तो नहीं कहूंगा लेकिन तेजी की पोजीशन कम होने का दबाव ट्रेडर्स की तरफ से। मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी पर ज़्यादा असर नहीं दिखता, लेकिन मंथली एक्सपायरी पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है और फ़र्क ये पड़ता हुआ दिख रहा है कि जो लोग तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे थे वो पिछले 2 से अनएक्सपेक्टेड कमजोरी का शिकार हुए हैं। आइडिया नहीं था कि शायद इतना 11,000 तक बाजार बहुत जल्दी आ जाएगा और उस लिहाज से वो अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ नहीं पाए, कम नहीं कर पाए, और यही वजह है कि आप बाजार को दबाव में इस वक्त देख रहे हैं। तो ये है पूरा माहौल इस वक्त बाजार में जिसके चलते आपको बिकवाली देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली प्रेशर है और प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि बाजार में ऊपरी स्तरों पर एफआईज की बिकवाली का दबाव है। थोड़ी देर में बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनसे भी हम उनकी बेहतरीन पिक्स लेंगे। इनफैक्ट बसीन साहब हमारे साथ हैं ही, तो आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है बसीन साहब आपका। पहले तो सर एक बार आपसे अपडेट ले लूं, बाजार तेजी से नीचे आया है, 11,000 के आसपास आ चुका है। क्या आपको लगता है 11,000 होल्ड होगा या इसके नीचे जाने की रिस्क है? 21,000 तो बैंक निफ्टी ने निर्णायक तौर पे तोड़ ही दिया है। गुड आफ्टरनून। तो अनिल जी, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम सेलिंग व्हिच हैज बीन देयर और पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग की वजह से आई थिंक दिस वॉलेटिलिटी इज इमेंस। मैंने ये वॉलेटिलिटी बहुत टाइम बाद देखी है।
लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने जब मार्केटें ग्लोबली, मैंने आपको कल कहा था नैस्डैक एंड ऑल इज बॉटमिंग आउट, तो जो ट्रिगर थे मार्केट को चलाने वाले हो, हमारे लिए तो कोई ऐसा नेगेटिव दिख नहीं रहा। तो मैं अभी भी रीइटरेट कर रहा हूँ, आई सेड टुडे एंड टुमारो यू कैन सी वॉलेटिल। इनफैक्ट मैं अभी भी सोचता हूँ कल यू शुड सी अ बाउंस बैक एटलीस्ट ऑफ 200 पॉइंट, 200 to 300 points, and there is no such big negative on the horizon. तो अपना accumulate कर लिए अच्छे share and watch out, but the derivative position is definitely unrattling और ये volatility is immense. But मैं अभी भी सोचता हूँ it's time to build up good portfolios. अब आप कहें तो कॉल दूं सर, एक बाय है एक सेल है, बिकॉज मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत है। बिल्कुल सर, तो सर बाय बताएं सर, प्लीज बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आप उम्मीद करें कल एक बढ़िया रिएक्शन आता दिखे तेजी का। जी सर, बाय में सर बेस्ट इस समय मेरा टॉप पिक हमेशा रहा है 485 486 में डाबर, 476 का स्टॉप लॉस, 515 का टारगेट। और सेल में सर बैंक्स वीक हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा बेचिए 41.5 पे, 42.90 का स्टॉप लॉस है, 38 का टारगेट। ओके, तो खरीदारी करने की राय है डाबर में और बेचना है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये है राय भसीन साहब की तरफ से। तो डाबर 485 486 के आसपास खरीदेगा, 476 476 का स्टॉप लॉस होगा, 515 का टारगेट, 515 बेचिएगा आप बैंक ऑफ बड़ौदा 41.5 के आसपास बेचना है, 42.90 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट बनेगा आपका 38 का। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए हमारे दर्शकों को। आपसे मुलाकात होगी 2:50 और फिर से लेंगे आपके कुछ और बेहतरीन पिक्स। तब तक आइए आगे बढ़ते हैं और बिगुल वागले साहब का आज का क्लोजिंग शो के लिए उनका पहला कॉल। बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मुझे बेचना है डीएलएफ 145.50 का करंट भाव है, यहाँ पर बेचिए 146.50 तक बेचिए, 1 रुपए की रेंज में। 148 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस, तो आपकी रिस्क लगभग 3 रुपए होगी। मेरा 135 तक का टारगेट है जो मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए, और अगर गिरावट चालू रही जो मुझे लग रहा है वीकनेस है तो शायद आज ही आ सकता है। बिल्कुल, तो बाजारों में गिरावट है और कई सारे स्टॉक्स पे ब्रेकडाउन हो रहा है। डीएलएफ पर आपके लिए बिकवाली की राय, डेज लो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर आइए कुछ ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स पर नजर डाल लेते हैं जो आने वाले दिनों में बाजार के मूड पर इफेक्ट दिखा सकते हैं। मानसी उसके लिए तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के जून तिमाही के नतीजों पर आज नजर है। साथ ही स्पंदना स्फूर्ति के एनसीडी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक भी जिस पर फोकस रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के मसले पर 7 राज्यों के सीएम के साथ और हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ जो उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कल गुरुवार का दिन 24 सितंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट का निफ्टी में यह आखिरी दिन होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ कल बंद होगा। साथ ही आरबीआई 10,000 करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कल लॉन्च करने जा रहा है। ग्रासिम और सीसीआई के मामले में एनसीएलटी में सुनवाई कल होगी। साथ ही रेमंड और बॉम्बे बर्मा के लिए इंपॉर्टेंट डेज हैं क्योंकि एनसीडीज के जरिए दोनों ही कंपनियों की बोर्ड बैठक कल होने जा रही है। शुक्रवार का दिन निफ्टी 50 में डिविज लैब और एसबीआई लाइफ की इस दिन एंट्री होने जा रही है। भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट निफ्टी से बाहर होंगे। एमसीएक्स पर कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ट्रांजैक्शन चार्ज में छूट इस दिन मिलती हुई दिखेगी। 31 मार्च 2021 तक ऑप्शन ट्रेडिंग पर फिर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं होगा। और साथ ही सीएट की एनसीडी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक भी होने जा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कैपिटल रेजिंग कमेटी की बैठक भी शुक्रवार के दिन होगी और थॉमस कुक की बोर्ड बैठक बायबैक को लेकर शुक्रवार के दिन होती दिखेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ ऐसे अहम इवेंट्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स आईपीओ मार्केट्स में तो बढ़िया एक्शन है ही। कुशल भी हमारे साथ है बताने के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं मार्केट्स खुलने के बाद जो स्टॉक एक्शन में आए। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, सबसे पहले जो आईपीओ चल रहे हैं अभी उस पर अपडेट दे देता हूं। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ जो है वो पूरा भर चुका है, करीब 1.1 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल हिस्सा 2 गुना तक भरा है। साथ ही केमकॉन स्पेशलिटी की बात करें तो इनका जो आईपीओ है ऑलमोस्ट 46 टाइम्स भरता हुआ दिखा है और कैम्स का जो आईपीओ है वो 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। साथ ही जीएमएम फॉडलर आज रिटेल के लिए ये ओएफएस खुला है और अब तक ओएफएस का जो अपडेट आया है वो 23% तक भरता हुआ दिखा है। तो देखना होगा कि यहाँ पर फर्दर किस हिसाब से रिएक्शंस आते हुए नजर आते हैं रिटेल साइड की तरफ से। साथ ही भारतीय एयरटेल एक वेबियो नामक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, इसमें भारतीय एयरटेल ने करीब 10% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। तो इनके लिए पॉजिटिव खबर है। एविएशन स्टॉक जो है वो फोकस में है क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। इनफैक्ट जो टिकट रिफंड में देरी पर एयरलाइंस को ऑलमोस्ट 0.5% प्रति मंथ जो है वो आपको ब्याज के हिसाब से चुकाने होंगे। तो ये इनके लिए सिग्निफिकेंटली एक खराब खबर आप मान सकते हैं क्योंकि एयरलाइंस जो है वो टिकट रिफंड करेंगे और अगर वो समय पर नहीं करती हैं तो ये इन पर इंपैक्ट हो सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 25 सितंबर को होती हुई दिखेगी। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज आविगान नामक जो इनकी दवा है जो उन्होंने अगस्त महीने में लॉन्च की थी वो जापान में फेज 3 ट्रायल के लिए इनको मंजूरी मिलती हुई नजर आई है और भारत और रूस में इसको मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है इनके लिए। साथ ही टेक महिंद्रा इन्होंने इनकी जो सब्सिडियरी है उन्होंने एलटीओ स्टार नेटवर्क्स में हिस्सेदारी अपनी बेची है $4.5 करोड़ में राकुटेन मोबाइल को और वो जो है एक प्रेफर्ड पार्टनर के रूप में अब होंगे जापान की जो राकुटेन मोबाइल है उनके साथ। साथ ही हेस्टर बायो आईसीआर आईवीआरआई से टेक्नोलॉजी इन्होंने खरीदी है। ब्रुसेला वैक्सीन के लिए ये टेक्नोलॉजी खरीदी गई है और जो न्यू जनरेशन ब्रुसेला वैक्सीन है वो 18 महीनों में लॉन्च की जाएगी। तो हेस्टर बायो के लिए भी पॉजिटिव खबर है। कोल इंडिया न्यूज राइट्स के हवाले से एक खबर है कि हो सकता है कि कंपनी जो है बोनस शेयर जारी करती हुई नजर आए। तो काफी दिनों के बाद कोल इंडिया में एक पॉजिटिव खबर जो है वो एक्सपेक्टेड है। साथ ही एक ब्लॉक डील है मेरे पास जो वोल्टास के लिए है। 10 लाख शेयरों की इन्होंने खरीदारी की है। 2 सौदे हुए हैं 660 से 665 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके तो कुछ और शेयर्स यहाँ पर आपने एक्शन आते हुए देखा है आज के मार्केट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी हैं हमारे साथ, भागले साहब हैं, किरण जी, जय और आशु सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, हमारी बिकवाली की राय है मदरसन सुमी पर। इसके अंदर भी एक बड़े चार्ट पर एक बड़े वाला रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एक नेकलाइन स्टॉक तोड़ रहा है। 110 रुपीज की नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, डबल टॉप पैटर्न बने हैं मदरसन सुमी के चार्ट पर और बिल्कुल हुबहू यही पैटर्न अभी 2 दिन पहले टाटा मोटर्स में बने थे और वहां से उसमें बड़ी गिरावट आते हुए दिखी है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर मदरसन सुमी भी नीचे जाने के तैयार है। 11 रुपए पर 1 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 104 रुपए का, दूसरा टारगेट 100 रुपए का। तो 100 रुपीज के टारगेट के लिए मदरसन सुमी में बिकवाली की राय। ओके मदरसन सुमी यहाँ पर बिकवाली की राय आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भसीन साहब ने बिकवाली दी थी। डीएलएफ पर वागले साहब ने बिकवाली दी है। तो अक्रॉस सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि बाजार में प्रेशर इस समय बढ़ रहा है और इसलिए आप एक्शन भी ऐसा आते हुए देख रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में इस समय और भी आपने प्रेशर देखा है। पर सरप्राइजिंगली कुछ स्टॉक्स है जो अच्छी तरह होल्ड आउट भी कर रहे हैं। इंडिगो में अच्छी तेजी है। पेज इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे। टाटा केमिकल्स, बालकृष्णा, बाटा जो आज काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने हमारे चैनल पर रेकमेंड करी है, वहाँ पर भी आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। और फाइनेंशियल पैक में से मुथूट, यहाँ पर भी आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है जहाँ तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, इस पर नज़र डालिए। 8-8.5% की गिरावट आपने आते हुए देखी है। तो वापस ये करीब अप्रैल के स्तरों पर आपने स्टॉक को आते हुए देखा है। किरण जी, भारतीय एयरटेल इतना बड़ा ब्रेकडाउन आया है सर, क्या चल रहा है इस चार्ट पर? क्या संकेत लेने चाहिए यहाँ से? देखिए, एक बहुत अच्छे सपोर्ट के बहुत नजदीक आ गया है। वर्स्ट केस सिनेरियो हम ये मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से 410-415 तक नीचे आ सकते हैं, पर ये एक एक्यूमुलेशन लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पर जिस तरीके से इसने एक अच्छा क्रैक दिया है, ओवरसोल्ड पोजीशंस में आ चुका है, तो एक बाउंस बैक हो सकता है। पर मेरा मानना है कि पहले
110 111 के लेवल्स टेस्ट होने होंगे जहां पे आपको एक्यूमुलेशन चालू कर देना चाहिए। आशु सर, भारतीय एयरटेल पर सर अब क्या कहेंगे सर, जो ये 550 के लेवल से ब्रेकडाउन शुरू हुआ है और अब जियो ने कंपटीशन और बढ़ाया है, अब पोस्ट पेड कस्टमर्स के पीछे भी अब जियो जा रहा है नए प्लान्स के साथ, किस तरह से देखना चाहिए आज के डेवलपमेंट को? और ये जो न्यूज बेस्ड रिएक्शन आया है, यहाँ से और कमजोरी आपको भी दिखती है भारतीय एयरटेल में? दीपांशु, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3-4 दिन पहले की कॉन्वर्सेशन अगर आपको ध्यान हो, 480-90 रुपए पे जब ये था, मैंने तो तभी मतलब वो कहते हैं ना कि जो एक गलत चले जाते हैं, तो फिंगर क्रॉस करके बोला था कि ये इस एक्सपायरी का हाईएस्ट ओवरबॉट स्टॉक है, हाईएस्ट ओवरबॉट। और इंसिडेंटली दीपांशु, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, ऐसे ओवरबॉट स्टॉक में 475, 80, 85 में फिर से बाइंग कॉल्स आई, लोगों ने एवरेज आउट किया और डबल ओवरबॉट हो गया। तो इस वक्त दीपांशु, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो जो बाइंग का अपना प्रेशर है, कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे जाएंगे। हमारी कॉल तो दीपांशु इसी ऐसी ही मूवमेंट की वजह से ये हर एक्सपायरी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है या कभी ना कभी होता रहेगा, जिसकी वजह से हम बार बार पुश करते हैं कि ऑप्शंस के थ्रू करें, ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि इतना बड़ा डैमेज है दीपांशु, ये किसी के लिए भी झेलना बहुत मुश्किल होता है। हैविंग सेड दैट दीपांशु, बहुत सारे लोग सिर्फ मुझसे ही पूछ रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा मस्ती मजाक में भारती के लिए बोल देते थे, बट दीपांशु 480 490 के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और मैंने कहा था हाईली ओवरबॉट स्टॉक है। एंड आई थिंक एवरी एनालिस्ट, ऑलमोस्ट और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आई हैव सीन द कॉल्स एट 480 अराउंड जिनके आए थे, तो वो उसके चलते एक वो कंफर्ट आता है ना दीपांशु ऐसे किसी स्टॉक में जो कि जेन्युइनली अच्छा हो, जेन्युइनली अच्छा हो, उसमें जब ऐसा ओवरबॉट होता है, जो डबल ओवरबॉट हो जाता है ना, हेंस दिस रिएक्शन जो हमने आज देखा है। अब ये 440 पे रुकता, 60 पे रुकता, 30 पे रुकता, या जैसे किरण जी ने कहा 410 पे, अब ये एक मैटर ऑफ टाइम है। तो ये, और दीपांशु प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि 440-50 पे ये और लोगों ने व्यंजन से भर भर के लिया है। ऑब्वियसली जो चीज़ अच्छी हो, स्ट्रांग हो, तो दीपांशु जो हमेशा मैं कहता हूँ, मुझे अच्छे स्टॉक की ब्रेकडाउन से ज़्यादा डर लगता है ना कि खराब स्टॉक से, क्योंकि खराब स्टॉक में इस तरह के लॉसेज नहीं होते, इस तरह के लॉसेज ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही होते हैं। तो दीपांशु अभी कोई ऐसा व्यू नहीं है, आई विल बी ओनली विशफुल कि कहीं ना कहीं ये रुके और वहाँ से हो, क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज हो गया है जिसके पास प्लेन वनीला फ्यूचर है या जिसके पास कैश स्टॉक है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको या तो यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड होल्ड इट, और कुछ टाइम तक रखना पड़ेगा। और वो रखने वाला भी ये भी सोच सकता है कि 500 में भी यही लग रहा था रखना पड़ेगा, 480 में भी लग रहा था, अब 440 में भी है, कब तक रखना पड़ेगा, इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। बट ऑल आई कैन से, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह भी आने हैं, कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। जब इतना लॉस अगर किसी ने झेल लिया या देख लिया, तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स बेचने वाले तो नहीं है। और लेकिन जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं भारतीय एयरटेल या आइडिया में, उनके लिए खरीदने का ये सही समय है आशु जी, या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? और ये मैं पूछ रहा हूं इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अनिल जी देखिए, इन्वेस्टर के लिए अभी 480 पे भी बात हो रही थी, तो अगर 480 पे बात हो रही थी तो 430 तो है ही। अनिल जी सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है ना ये ब्रेकडाउन, इट इज ओनली, ये इस वक्त भारतीय इस एक्सपायरी का पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओवरबॉट स्टॉक है अनिल जी, इसमें सबसे प्रॉब्लम है। और आइडिया मैंने आपको बोला था अनिल जी, अभी मैं उसका भाव शायद देख लेता हूँ, 9 रुपये 20 पैसे, ये जो मेरा भाव था कि मैंने आपको कहा मैं अपने भाव से लूंगा, और वो 9 रुपये के आसपास आ गया। लेकिन अनिल जी अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं है अनिल जी। मैं भारतीय के कॉन्टेक्स्ट में, अब आपने बात की है, मार्केट में भी कर लो, क्योंकि मार्केट में कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्केट अनिल जी ऐसे तेज घोड़े पे सवार थी कि जो कभी किसी को लगता ही नहीं था, और जब वो तेज घोड़े से कोई गिरता है तो अनिल जी इतनी धड़ाम से गिरता है। अनिल जी मेरे को ना 8-10 दिन से जो बात हो रही थी, कुछ लोगों ने पूछा कि ये आप तो 10 दिन से बोल रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अनिल जी मैं आपसे ये, मतलब आप तो खैर बहुत ही दिग्गज मतलब एंकर है, या आपने मार्केट इतनी क्लोजली देखा है अनिल जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये 2 दिन 2 घंटे 2 हफ्ते नहीं है, तो महीनों महीनों हमने 1-1 साल की डिस्ट्रीब्यूशन इस मार्केट में देखी है। 1-1 साल की डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सिर्फ 10 दिन की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब कितनी जल्दबाजी क्या होती है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इतनी स्मार्टली होती है कि आपको समझ भी नहीं आती। अनिल जी आई वॉज लिसनिंग टू यू इन द मॉर्निंग, जब आप बोल रहे थे कि आज कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, पॉजिटिव न्यूज है चाइना और उसकी, मुझे और ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जिस एक्सपायरी में आप सब लोग फंस चुके हैं, जिस एक्सपायरी में 11,700 की कॉम्प्लेसेंसी है, जिस एक्सपायरी में 2 दिन रह गए और नीचे सेल लगनी है, उसमें अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो ज्यादा डैमेज करती है, क्योंकि वो कंफर्ट देती है। जो ट्रेडर होता है वो और विशफुल हो जाता है कि नहीं अच्छी न्यूज आई है, शायद मेरा भाव मिल जाएगा।
बल्कि उल्टा होता है अनिल जी, जो आज हमने देखने को मिला। तो अनिल जी प्रॉब्लम यह है कि इट इज नॉट जस्ट भारती के साथ तो प्रॉब्लम है ही, इट इज द ओवरऑल मार्केट। लुक एट द फार्मा अनिल जी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। औरों को देखिए, सन फार्मा को देखिए, मतलब इफ यू लुक एट एंटायर स्टॉक, पीएसयू बैंक, स्टेट, कोई भी स्टॉक ले लीजिए अनिल जी, क्लियर कट साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कभी आईटी कभी फार्मा, और जो बड़े स्टॉक्स हैं वो भी जिस तरह से घट रहे हैं, दीज आर क्लियर साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अनिल जी। अभी भी छोटे छोटे बाउंस आएंगे, कल भी हमने बोला था कि बेच के नहीं जाना, बाउंस आएंगे। आज सुबह अनिल जी फ्रेश सेलिंग की राय दी, कॉल्स बिकवाई हैं, और पुट अभी भी बोल रहा हूं अनिल जी प्लस रहनी चाहिए। पहला टारगेट 11,300 था, दूसरा टारगेट 11,050 का था, जो आने के चांसेस थे, जो कि आ चुका है। अब इसके बाद कह नहीं सकते अनिल जी कितना नीचे, लेकिन लेने में तो अनिल जी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स, मेटल्स, बैंकिंग, एनबीएफसीज, बाकी सब लोगों के हाथ में चिपक गए हैं। अब क्या करेंगे अनिल जी, वो विशफुल रहेंगे कि मतलब जब ऐसा माहौल आ जाए ना अनिल जी, जब फंडामेंटल काम नहीं करे और टेक्निकल काम करे और जब भगवान को प्रार्थना काम करे, तो आप समझ जाइए कि वो इतनी जल्दी ना बाउंस या रिवर्सल होने वाला नहीं है। तो लेट अस सी अनिल जी, मैं भी आपके साथ मतलब रोज बात करते ही हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अनिल जी, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर जिस स्मार्ट मनी ने की है, वो 2 दिन या 200 पॉइंट के लिए तो मुझे नहीं लगती है। ओके, ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए राय। थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा आशु जी कह रहे हैं बाजार की रिकवरी में। ठीक बात है। ओके, आइए अब कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है वहां पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। और एक के बाद एक स्टॉक्स जो इतने कमज़ोर होते दिख रहे हैं, उनमें से एक और है मेटल स्पेस। सेल, टाटा स्टील, थोड़ा सा हिंडाल्को स्टेबल है, बाकी सारे मेटल्स, हिंडाल्को और वेदांता थोड़े स्टेबल है, लेकिन बाकी सारे कमज़ोर होते दिख रहे हैं। टाटा स्टील, सुमित जी इसके चार्ट्स देखिए और बताइए, क्या गिरावट होने के बाद अब सपोर्ट लेवल के आसपास है, यहाँ से भी और रास्ता खुला है? ओके, माफ़ कीजिएगा सुमित जी ने, बंसल जी आप बताएं टाटा स्टील के चार्ट्स पर अपनी राय सर। देखिए अनिल जी, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो खराब है और इसके अंदर एक नया नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। बट यहाँ पर कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस काफी दूर है। तो जिन्होंने बेचा हुआ है उनको मेरी राय है कि पार्शियल प्रॉफिट इन स्तरों पे बुक करें और नीचे में 353, 354 के अराउंड बाकी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवरसोल्ड हो रहा है तो पुल बैक पे कुछ करेंगे, इन स्तरों पे फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करनी है। जिन्होंने बेचा हुआ है पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और 353, 354 के अराउंड बाकी भी बिका हुआ है तो उसमें बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट भी लेना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए इस वक्त राय टाटा स्टील के फ्यूचर्स पर। ओके, जय ठक्कर हमारे साथ है। जय, आपने सुबह पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदने का कहा भी था आपने निफ्टी का, क्या करें अब, उसमें प्रॉफिट बुक कर लें या अभी भी रुकें? अनिल जी, वहाँ पे तो सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं हमारे। 11,250 का पुट ऑप्शन हमने रेकमेंड किया था, तो वहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इनफैक्ट हमने बाटा का भी इन द मनी कॉल ऑप्शन अनिल जी रेकमेंड किया था, कॉल ऑप्शन, तो उसके भी दोनों ही टारगेट्स अचीव हो गए। तो वहाँ पे भी आई होप के ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक कर ही लिया होगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय प्रॉफिट बुक करने के लिहाज से। ओके, इस बीच बाजार 11,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करके थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। कुछ अच्छे स्टॉक्स पे भी नजर डाल लें। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, वागले साहब आपका फेवरेट, 3.5% आज मजबूत है। ऐसी कोई खास वजह तो नहीं दिख रही, लेकिन वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। क्या कुछ हो रहा है, बताएं जरा इस पर। रही है, लेकिन ये माहौल में मैं लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। नॉर्मल मार्केट होता तो मैं कहता यहाँ पर ले लीजिए, 1360, 1358 पे ऐड करिए 1350 के स्टॉप लॉस से, 1% के स्टॉप लॉस से। मुझे 1400 तक की मूव दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट चौपी है, ये मार्केट के अगेंस्ट मुझे नहीं जाना है, इसके लिए मैं बाय की सलाह नहीं दूंगा। ऊपर में बिकवाली करना, यही मेरे को लगता है आज के लिए चलने वाला है। बिल्कुल नज़र रखिए स्टॉक पर, क्योंकि वीक बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। आइए एक और कॉल लेते हैं। अब जय ठक्कर से बिगुल बजाते हैं जय के जैकपॉट का। बताएं जय।
वेल दीपांशु, बाई करके चलना है अक्टूबर सीरीज का, अभी मैं दूंगा 380 का पुट ऑप्शन बीपीसीएल का, जो करीब अभी 19.50-20 के आसपास ये रेंज में मिल रहा है, 19.5 से 20 की रेंज में। अक्टूबर का 380 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बीपीसीएल का। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपीसीएल में और भी गिरावट हमें आते हुए नजर आएगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे दीपांशु में रखना है 13.50 का। ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है दैट कम्स टू अराउंड 28.5। दूसरा टारगेट लगभग दीपांशु इसका बन रहा है 32 का, 28.50-32। ये दो टारगेट्स के लिए बीपीसीएल का 380 का पुट ऑप्शन खरीदना है। ये स्टॉक में क्लियरली मैं कहूँगा एक साइडवेज चैनल में से ब्रेक डाउन देखने मिला है। क्लियरली कल के स्विंग लोज भी ब्रेक किए और ये स्टॉक में लगभग अभी 360 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट इन अक्टूबर सीरीज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में अपने 50 डेमा को और 200 डेमा को बहुत ही कन्विंसिंगली ब्रेक किया है ये साइडवेज चैनल के साथ ही साथ, वो कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरली ये स्टॉक में और भी गिरावट देखने मिलेगी। और 360 के पहले इसका कोई सपोर्ट चार्ट पे मुझे नज़र नहीं आ रहा दीपांशु, तो एक स्ट्रॉन्ग शार्प फॉल आ सकता है बीपीसीएल में। ओके, तो बीपीसीएल पर नजर रखिए, स्ट्रॉन्ग शॉप फॉल के लिए तैयार है। डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, 380 के लेवल्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं इस समय। टीसीएस, किरण जी, इस पर क्या हुआ है? क्योंकि आईटी स्टॉक्स ने वैसे तो बाजार में होल्ड आउट करा है, आज भी कुछ आईटी स्टॉक्स में ठीक ठाक एक्शन है सर, पर टीसीएस में गिरावट है। वो जो दीप एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा। दीप एक मिनट रुकेगा, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूँ। इस बीच एक खबर जो फ्लैश होती हुई दिख रही है उस पर फोकस करना जरूरी है, जो इस वक्त आती दिख रही है। न्यूज राइज के हवाले से एक खबर आ रही है, खबर इंपॉर्टेंट है, जरा इस पर फोकस कीजिएगा। और ये अच्छी खबर भी है। आरबीआई और नीति आयोग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा संभव है, और ये चर्चा एक संभावित पैकेज पर हो सकती है। किसी तरह का पैकेज आने की संभावना बन रही है। ये खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है। इस खबर पर फोकस कीजिए, ये इंटरेस्टिंग खबर है और इस खबर को मैं आपके सामने विस्तार से रखूं। आरबीआई और नीति आयोग के साथ मिलकर प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई पैकेज लाने की ज़रूरत है क्या। तो ये एक बड़ी खबर है और इस खबर पर फोकस करिए। और ये डिमांड को बढ़ाने के लिए, जी हाँ, इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाने के लिए एक पैकेज लाने पर बातचीत प्रधानमंत्री की हो सकती है। ये आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त है। तो एक बैठक आरबीआई और नीति आयोग के साथ होने की संभावना है। तो ये है आपके लिए एक बड़ी खबर इस वक्त आने की तैयारी में, इस पर फोकस कीजिए। और ये जो सोर्स बेस्ड खबर है, मैं आपको सोर्स बता दूं, न्यूज़ राइज के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। वहाँ पर ये खबर फ्लैश हुई है और वहाँ से हमने ये खबर लेकर आपको बताई कि प्रधानमंत्री मोदी एक डिमांड, इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए एक पैकेज के बारे में विचार कर सकते हैं। और ये विचार उनका होगा आरबीआई के साथ और ये विचार होगा उनका नीति आयोग के साथ। इसके साथ ही और कुछ बड़ी खबर हम आपके सामने लाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर ज़रा फोकस करके आप ध्यान में रखिएगा। आइए अगला बिगुल आशु मदान साहब के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, ये एक बाउंस बैक के लिए, छोटे से बाउंस बैक के लिए कल के लिए निफ्टी में एक बुल स्प्रेड बनाना है। रेशियो स्प्रेड है 11,050 की एक कॉल लेनी है अनिल जी, इन द मनी है, और 11,150 की 2 कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड अनिल जी 18 से 20 रुपए में बनेगा और आप सेफ हो 11,250 तक। अनिल जी ये बाउंस बैक के लिए है, ये तो बाई चांस अभी पॉजिटिव न्यूज आई है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट अनिल जी शॉर्ट कवरिंग के लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कोई नहीं है अनिल जी, क्योंकि बहुत सारे मतलब कभी काफी सारा नैरेटिव में ये भी सुन रहा था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। अनिल जी शॉर्ट कवरिंग तब आती है जब लोग शॉर्ट हो, जब ओवरबॉट के चक्कर में चीजें कट रही हैं, उसके चलते लोग कट रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग कहां से आएगी। बट यस, बहुत ज्यादा जब कटान होती है या जब फियर साइकोसिस आता है तो एक बाउंस बैक जरूर आता है, और वो टेम्परेरी होता है, और वो टेम्परेरी अनिल जी कल तक है। तो 11,050, अभी 11,099 का निफ्टी चल रहा है अनिल जी, 11,050 की इन द मनी कॉल लेनी है, जिसका भाव अभी है 11,050 का 85 रुपए है, एज इज वेर इज बेसिस व्हेन टॉकिंग।
और 32.5 रुपए की 11,150 की 2 बेचनी है 65 रुपए। आपकी कॉस्ट है अनिल जी सिर्फ 20 रुपए। तो 11,070 से नीचे अगर एक्सपायरी होगी और आप आखिरी तक छोड़ते हैं तो ये 20 रुपए का लॉस होगा अनिल जी। आप 11,250 तक सेफ हैं, और अगर 11,150, 200 या 100 से 150 के बीच में भी ऊपर जाता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो और जो बहुत सारे लोग हैं जो साइड लाइन्स पे बैठे हुए थे या कोई ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनको ये बुल स्प्रेड कल के लिए बनाना चाहिए। हेलो, ओके, तो 11,050 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, 11,150 के 2 कॉल ऑप्शन बेचने हैं, राइट सर? यही है ना स्ट्रेटेजी? राइट, बिल्कुल अनिल जी। और फिर मैं कैविएट दे रहा हूं, मार्केट में मेरा मूड पॉजिटिव नहीं है, मार्केट में पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी छोटे बाउंस बैक के लिए बुल स्प्रेड है। इसका मतलब कंस्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, कोई शॉर्ट कवरिंग वगैरह कुछ नहीं है। इट इज जस्ट ए नॉर्मल बाउंस बैक, जब जोर से गिरता है तो जो वापस आता है उसके लिए ये बुल स्प्रेड है अनिल जी। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त खरीदारी करने के लिहाज से, लेकिन एक पुल बैक के लिए खरीदारी करें। निफ्टी का कॉल ऑप्शन का स्प्रेड बनाएं, 11,050 का एक खरीदें, 11,150 के 2 खरीदें। सुमित जी को हमने याद किया, मुझे पता नहीं था कि सुमित जी शो पे नहीं है, लेकिन मैंने याद किया तो सुमित जी ने तुरंत प्रभाव से कहा अनिल जी ने याद किया तो मैं हाजिर होता हूं। तो सुमित जी का दिल से स्वागत है बिगुल के साथ सुमित के सुपरहिट। सुमित जी स्वागत है, बताइए सर क्या करना चाहेंगे? बहुत बहुत अनिल जी धन्यवाद। अनिल जी, मेरे पास एक एक्सपायरी के लिए स्ट्रेटेजी है और एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। तो पहले स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। स्टॉक का नाम है HDFC। HDFC में ब्रेकडाउन है, 1650 का पुट 57 रुपए 58 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1650 का पुट, इसको लेने का सलाह रहेगा। HDFC अगर अनिल जी आपको ध्यान हो तो मैं पिछले एक हफ्ते से इसमें सेलिंग कर रहा हूं, और ऊपर में हमने 1730 1740 से सेलिंग का व्यू दिया था, और अभी मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर ब्रेकडाउन है और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जिसमें 1720 1620 1610 तक के लेवल HDFC में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए 1650 वाला पुट जो कि अभी 58 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 44 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, और ये जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये अचीव होते हैं तो इस पुट का वैल्यू ऊपर में 80 रुपए से लेकर 90 रुपए तक देखने को मिल सकता है। बाय HDFC 1650 पुट एट CMP, स्टॉप लॉस 44, टारगेट ऊपर में 80 रुपए से 90 रुपए, टाइम होराइजन 2 से 4 दिन। ओके, तो ये है। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये HDFC क्यों गिरा है, तो मुझे समझ में तो आया नहीं कि क्यों गिरा है। मैंने कहा एक हफ्ते से सुमित जी बोल रहे हैं इसलिए गिर रहा है, तो मैंने आपके नाम से बता दिया है सब लोगों को। अब अगर आपके पास कोई फ़ोन करे तो आप आगे आप संभालते रहिएगा। तो 1650 रुपये वाला पुट ऑप्शन खरीदिए 58 रुपये में, ये 44 का स्टॉप लॉस, 88 और 90। अच्छा सुमित जी, आपको कैसे पता चला कि आपको कॉल देना है? मैंने अभी कौन से स्टॉक पे मैं सवाल पूछा था, सवाल पूछ के मैंने पूछा अरे सुमित जी, तो पता चला कि सुमित जी तो शो पे नहीं है। तो क्या कुछ कनेक्शन मिल गया दिल से दिल का? बिल्कुल अनिल जी, लगता है कोई टेलीपैथी हुआ होगा, तो अचानक से कनेक्शन मिल गया, और एक्सपायरी फॉलोअर भी था तो वो टाइमिंग भी मैच हो गया। चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया सुमित जी बेहतरीन पिक देने के लिए। और HDFC तो पिछले फ्राइडे से सुमित जी लगातार शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। आप देखिए किन भाव से शुरू किया और किन भाव पर आ गया। मेरे ख्याल से सुमित जी के बोलने के बाद 150-200 रुपये शायद नीचे आ चुका है HDFC का, 150 या 100 रुपये नीचे आ चुका है HDFC लिमिटेड का शेयर। तो ये है आपके लिए HDFC के पुट में खरीदारी करने की राय। 1650 का पुट ऑप्शन फिर से करें। दीप बच चुके हैं 2:30 और मैं तैयार हूँ अपने डेटा के साथ में। बिगुल भी तैयार है अनिल जी, बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर। अनिल जी, जैसे ही आपने वो न्यूज़ हाईलाइट करी कि नीति आयोग के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक हो सकती है और उस पर शायद राहत पैकेज पर कुछ चर्चा भी हो सकती है, तो देखिए मार्केट में वहाँ पर अच्छी रिकवरी आई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सर, तो डाउ फ्यूचर्स तो वैसे भी अच्छा ट्रेड कर ही रहे हैं, 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। नैस्डैक फ्यूचर्स अब 0.5% ऊपर है। यूरोप के बाजारों में तो और तेजी हो गई है, 1.5% ऊपर से जब शो शुरू किया था 2% की तेजी। और यूके के बाजारों में स्पेशली क्योंकि नया लॉकडाउन नहीं आया है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि और भी तेजी बन रही है। तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। हमारे बाजारों में भी सर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी अब सिर्फ 50 पॉइंट्स नीचे है। बताइए क्या करना चाहिए?
पहली चीज़ तो ये कि निचले स्तरों पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि गिरावट की एकमात्र वजह एफआईएस की कल की तेज बिकवाली, और आज सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि आज के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर एक ही है, एफआईएस की बिकवाली का। बाकी ट्रिगर्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। पुट कॉल रेशियो आपको ओवरसोल्ड मार्केट दिखा रहा है। दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक हो रहे हैं। चीन वाले मामले पर भी स्टेबल है, मामला बहुत अच्छा है, तो बहुत ख़राब नहीं। लेकिन एफआईएस की बिकवाली का दबाव, और अल्टीमेटली देखिए बाजार में मूड कितना ही ख़राब हो, अगर कोई खरीदने वाला है तो बाजार गिरेंगे नहीं, और मूड कितना ही अच्छा हो, कोई बेचने वाला है तो बाजार बढ़ेंगे नहीं। तो वो एक रिस्क हमेशा रहती है। इसलिए मजबूत खुलने के बाद आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी है। ये वोलेटिलिटी थोड़ा सा वक्त और रह सकती है। आइए अब मैं आपको डेटा दिखा दूँ और उसके हिसाब से आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो ये कि 11,000 के नीचे की संभावनाएं काफ़ी कम है बाजार में डेटा के लिहाज से। 11,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 51 लाख शेयरों का, जो कि आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब आइए आप ऊपर 11,100 के ऊपर हैं तब तक ठीक है। 11,100 के नीचे आते ही लगभग 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि रिस्क पर आ जाते हैं। और अगर 11,100 के जो पुट वाले हैं राइटर्स, जो 32 लाख शेयर जिनका है ओपन इंटरेस्ट, अगर उन्हें जोड़ दे तो 1 करोड़ शेयर है। और 11,200 के वहाँ देखें तो 70 लाख शेयर। तो अब भी 70 लाख शेयर ऐसे हैं लॉन्ग पोजीशन में जो खड़े हुए हैं, जिनकी एक्सपायरी कल होनी है, वो नुकसान पर हैं। तो इस मार्केट की दिक्कत एक ही है कि तेजी की पोजीशन अभी भी कम या ख़त्म नहीं हुई है। पुट राइटर्स अभी भी जमकर खड़े हुए हैं, और जब तक ये कम नहीं होगी तब तक बाजार बड़ी उछाल नहीं दे पाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर है, वो ये कि 11,000 तोड़ने की जल्दबाजी नहीं है। तो 11,000 11,050 आपके लिए शॉर्ट कवरिंग का परफेक्ट लेवल है, जहां पर शॉर्ट कवर करना चाहिए। वापस 11,200 11,250 की रेंज में आए तो वहां आप अपनी पोजीशन को हल्की कीजिए। पहली चीज़ ये 11,200 ये पार करना अब बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह मैं बताऊं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 56 लाख शेयरों का 11,200 के कॉल पर है, और जिसमें से 30 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो वायदा कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक आपकी जो रेंज हो गई 11,000 से 11,200 की हो गई। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, और इस रेंज के बीचों बीच में 11,100 पर आप हैं इस वक्त। तो बस ये 200 पॉइंट की रेंज अभी तो आपकी डेटा में नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी, आपको याद होगा सुबह हमने आज 20,800 का लेवल दिया कि 20,800 20,850 बड़ा मजबूत सपोर्ट है। ये टूटना मुश्किल है। ये टूटेगा तो फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे क्या कुछ होना है, और एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया। आज का लो है 20,821। मेरा ये मानना है कि 21,000 के नीचे बंद ना हो, वो बेहतर है, संभावना कम भी है। 21,000 के पुट पर 13 लाख शेयर हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से, तो क्लोजिंग बेसिस पर हम उसे होल्ड कर सकते हैं। और 21,000 के नीचे आने पर 33 लाख शेयर आपके ओपन इंटरेस्ट में खुल जाते हैं, जो कि तेजी की पोजीशन वाले हैं। तो वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 21,000 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होने की संभावना है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर पहले 21,250-300 के आसपास, और उसके बाद 21,500, ये दो लेवल ऐसे हैं जो पार करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो 21,000 मेक और ब्रेक लेवल है इस वक्त निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए। ये जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। 21,000 के नीचे ट्रेड करने पर काफ़ी मुश्किल होगी। और जो खबर आपने अभी देखी, जो हमने फ्लैश की कि कल प्रधानमंत्री किस तरह से आरबीआई नीति आयोग के सदस्यों के साथ बैठक करके आर्थिक पैकेज और इकोनॉमी में डिमांड की रिवाइवल की बात करने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कल आप ये देखें कि पैकेज आ जाएगा, फैसला हो गया। ये इतने जल्दी और इतने फास्ट होने वाले काम नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट सुधारने के लिए इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। और इसी खबर के दम पर आप देखिए, इस खबर को देते ही आप देखिए किस तरह से बड़ी रिकवरी आई है। 11,025 का निफ्टी का लो, निफ्टी वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आया है। बैंक निफ्टी करीबन 300 पॉइंट वहाँ से रिकवर हुआ है। तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी खबरों के दम पर। अब अच्छी खबर आई तो बढ़ जाएंगे, बुरी खबर आई तो घट जाएंगे। तो ये वॉलेटिलिटी के साथ ही आपको चलना है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आइए अब ले लेते हैं एक्सपायरी का ऑप्शन। सुमित जी हमारे साथ तैयार है, और सुमित जी से लेते हैं एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। अनिल जी, जो पैकेज वाली न्यूज आप अभी जो बता रहे थे, अगर इसको हम एक बार साइड कर दें तो चार्ट्स वीक हो गए हैं और कल के लो भी टूटे हैं, और एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमने आज ऊपरी लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखा है। सुबह देख के लगा था कि मार्केट सपोर्ट ले लेंगे और अच्छा बाउंस आएगा, लेकिन वो आया नहीं और कल के लो टूट चुके हैं। तो अनिल जी, अगर मैं न्यूज को हटा दूं, न्यूज आएगी कि नहीं आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं न्यूज को हटा दूं तो यहाँ पे वीकनेस दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्योर टेक्निकल टर्म्स में अगर जाते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे 11,050 का पुट अभी चल रहा है 24 रुपए 25 रुपए। निफ्टी का 11,050 का पुट अभी चल रहा है 24 रुपए 25 रुपए। इसको लेने का सलाह रहेगा।
यहाँ से निफ्टी अगर गिरता है और 11,000 की तरफ आता है तो एक अच्छा खासा मूव इस पुट के अंदर देखने को मिलेगा। टेक्निकल यही सजेस्ट करता है कि 11,000 तक ये आ सकता है, तो 11,000 का पुट खरीदे 24-25 रुपए में, स्टॉप लॉस नीचे में 10 रुपए का लगाए और ऊपर में टारगेट 50 रुपए से लेके 75 रुपए तक के देखने को मिलने चाहिए। 11,050 का पुट लेने का सलाह रहेगा। ओके, 11,050 का पुट खरीदें। और नहीं, आप जो अब मुझे कह रहे हैं ना सुमित जी की खबर को अलग रखते हैं, खबर को बिल्कुल अलग रखिए। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल का कल कोई फैसला है। हम ये कह भी नहीं रहे कि जो खबर आई है वो रख रहे हैं। मीटिंग होने का मतलब ये नहीं कि पैकेज आ गया, पैकेज आने का मतलब ये नहीं कि क्या पैकेज में आया है। पिछली बार भी आपने देखा था 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, तो अल्टीमेटली देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो मीटिंग होगी, बातचीत होगी, और बड़े पैकेज ऐसे एक दिन में नहीं बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारे उसमें थॉट्स जाते हैं। तो आप बिल्कुल चार्ट्स पर, अपने नॉलेज पर और चार्ट्स पर भरोसा करें। खाली जो खबरें आनी, हमें तो अच्छी हो या बुरी हो, खबर खबर है और वो बताना ज़रूरी है। लेकिन आपकी इन कॉल्स पर कुछ आशु जी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी आशु जी बताएं सर। नहीं अनिल जी, मैं दो चीज़ें एक आपसे पूछना भी चाहता था और एक सुमित को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहता था अनिल जी, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज एंड पर्टिकुलरली एचडीएफसी के लिए अनिल जी, कोई जब बड़ा शेयर जिसमें कॉम्प्लेसेंसी होती है, कंफर्ट होता है, जिसको सबको लगता है कि बहुत बढ़िया है, मतलब बेस्ट है, ये इसकी प्रॉक्सी है, ये उसका बेनिफिशियरी है, उसमें जब ये एनालिस्ट खुल के और दम से बेचते हैं ना, तो अनिल जी पैसा उसी में ढंग से आता है। एंड जिस तरह से पिछले दिनों में सुमित ने कॉल दी है, तो अनिल जी मैं मतलब वो शो पे नहीं था, बट आपसे लिबर्टी लेके सिंस वो सामने है, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता था कि बहुत बढ़िया सेल कॉल दी है। और अभी भी अनिल जी जिस तरह से कन्विक्शन से है कि खबर कुछ भी हो, जिस तरह से ब्रेकडाउन हुए हैं ओवरबॉट के, जो मैं टेम्परेरी बाउंस की बात कर रहा था, उसके चलते सुमित को क्लैरिटी है उस चीज़ की। राइट एंड रॉन्ग तो कोई भी हो सकता है। सो अनिल जी आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट। एंड अनिल जी मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता था डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट पे, क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन पहले आपने भी 1-2 दिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, और उसके बाद अनिल जी जिस तरह से हमने देखा है, तो आप अनिल जी इस मार्केट को कैसे देखते हैं? इसमें अनिल जी मैं 2 इनपुट्स आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। अनिल जी, एक जो ग्लोबल मार्केट है उसमें रिस्क ऑफ ट्रेड थोड़ा सा विजिबल है, और जिस तरह से अनिल जी जंक बॉन्ड के यील्ड्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मतलब वो मुझे तो डरा रहा है, और इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है अनिल जी, ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। और एक जो हमारे यहाँ जो 4 दिन में तो अनिल जी 40 दिन की मेहनत निकल ही गई है, और उसमें एक वो कॉम्प्लिसेंसी बनी हुई है कि बाय एट डिप्स है, भाव तो आ ही जाते हैं, तेजी की मार्केट है। इन सब के चलते अनिल जी आपका शॉर्ट टर्म या मतलब मिड टर्म टेक मार्केट पे क्या है? देखिए, 2 चीज़ें आशु जी। पहली चीज़ तो ये कि वो आसानी से पैसा बनाने वाला वक्त चला गया। जब आप कभी भी खरीदें, कुछ भी खरीदें और कुछ दिन इंतज़ार करें, आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते, वो आपके भाव आ जाएंगे और पैसा बन जाएगा। वो लो हैंगिंग फ्रूट जो कहते हैं ना, इजी मनी, जिसमें किसी को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ पैसा आराम से बन जाता है, जो लॉकडाउन में सबने एक्सपीरियंस किया है, वो टाइम चला गया। और वो टाइम जाने की वजह 2 है। पहली वजह तो ये कि ग्लोबल मार्केट में अचानक से वॉलेटिलिटी बढ़ी, और ये वॉलेटिलिटी बढ़ी है टेस्ला के शेयर में उतार चढ़ाव के बाद से। वहाँ पर जो इक्वेशंस चेंज होती हुई दिखी है अमेरिकी बाजारों में, अब किसी भी रीजन से करेक्शन आए, लेकिन वो करेक्शन आते हुए दिख रहे हैं। और जैसे जैसे, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये आज नहीं 3 महीने पहले से हम लगातार बात करें कि जैसे जैसे आप अमेरिका में इलेक्शन के नज़दीक जाएंगे, अमेरिकी बाजार वॉलेटाइल होंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, एक तरफा कई लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद नैस्डैक उतार चढ़ाव दिखाएगा। तो ग्लोबल मार्केट्स का ये एक्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कुछ बदली सितंबर के महीने में, 2 हमारे लोकल मार्केट के लिए बदली, जिसकी वजह से मामला मुश्किल हो गया है। एक, चीन के साथ फिर से जो सीमा पर तनाव हुआ पिछली बार से ज़्यादा, और ये इतना लंबा चलेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और दूसरा, स्मॉल और मिड कैप शेयरों ने, जिसने मार्केट का मूड बड़ा तेजी का बना था, वहाँ पर नए मार्जिन सिस्टम की वजह से सारी की सारी हवा निकल गई, वॉल्यूम्स कम हो गए। तो ये 2 रीज़न ऐसे हैं जिस वजह से बाजार थोड़े से रुकते अटकते हुए नजर आ रहे हैं, ग्लोबल रीजन अपने, लोकल रीजन अपने। अब सिंपल चीज़ ये, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे ही फेवरेबल होगा फिर से खरीदारी आती दिखेगी। मेरा ये समझना है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 10,500 10,800 की रेंज अगर आएगी, तो वहाँ पर आपको फिर से पैसा आता हुआ दिखेगा, और तब आप एक 11,794 से लगभग 10 से 12% का एक रीजनेबली अच्छा करेक्शन देख लेंगे। तो वो करेक्शन काफ़ी बढ़िया होगा, जिसमें काफ़ी लोग जो मिस कर चुके हैं, बस वो खरीदने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा आशीष जी की बैंक निफ्टी तो लगभग करेक्शन पूरा करने के मूड में आ चुका है। 25,232 से
21,000 के आसपास, यानी कि आप ये समझिए करीबन 4,000 4,500 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी ऑलरेडी दे चुका है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी तो लगभग करेक्शन देकर अब बहुत जल्दी खरीदने वाले जोन में आ जाएगा। और निफ्टी भी अगर थोड़ा यहाँ से नीचे आए तो अल्टीमेटली तो देखिए पैसा लगाकर ही पैसा बनना है, इंतज़ार करने में तो नहीं। तो मेरा तो व्यू ये है कि अब शायद आपको हफ्ते 2 हफ्ते में आपको मौका मिल जाएगा बाजार में एंट्री फिर से करने का, और तब तक आपके मिड कैप शेयरों के भाव भी अच्छे हो जाएंगे करेक्शन के बाद, लार्ज कैप्स के अच्छे हो ही रहे हैं, तो बस उसके बाद लगाइए पैसा। ये मेरा सोचना है। आशु जी, आई डोंट नो आप सहमत हैं या नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। नहीं अनिल जी, बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा जानना चाहता था क्योंकि मैं भी ग्लोबल मार्केट को देख रहा था, जिस तरह से रिस्क ऑफ ट्रेड वहाँ पे शुरू हुआ है, जिस तरह से मतलब वो रिस्की एसेट जो जंक बॉन्ड के यील्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें ना एक बॉदर कर रही हैं। प्लस उसके उसी टाइम पे जो बड़ी तेज़ी से निकल के जो ओवरबॉट सिचुएशन हुई है, मुझे डर ये है कि तेज़ी यानी कि 10,500 वाले के लिए तो वो ठीक है, लेकिन ऊपर में ऐसे ना लोग अटक जाएं कि जिनके भाव फिर वो जो कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम तक आते नहीं हैं। तो उस चीज़ का उसी का डिसिप्लिन अनिल जी रखते हैं कि अगर नहीं लेना तो नहीं लेना, कुछ मिस भी कर जाएंगे तो क्या है। लेकिन अनिल जी 4 दिन के अंदर आप ये मान के चलिए कि 40-40 दिन के जो मेहनती लोगों की अनिल जी वो निकली है, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखिए। अभी अनिल जी जैसे बीपीसीएल देख रहा था अनिल जी, बीपीसीएल हम 400-430 का स्प्रेड बनाते थे। अगर फ्यूचर हाथ में हो किसी के तो अनिल जी 50 रुपए फ्यूचर टूटते हैं, और 382 रुपए का फ्यूचर का रेट हो गया, 380 रुपए बीपीसीएल या किसी भी तरह का। और अनिल जी एक और चीज़ मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ, जो कल के शो पे आपने कोल इंडिया के रेफरेंस से मुझे याद किया। और अनिल जी मेरा टेक अभी भी वही है। मैं आपको फिर एक चीज़ बोलता हूँ, ये शायद थोड़ी मतलब कभी कभी किसी को वो लगती है अनिल जी, ओएनजीसी, कोल, आईओसी, आरईसी, ये फलान ढमकान जितने हैं अनिल जी, गेल वेल, ये तो मैंने अपनी स्क्रीन से हटाए हुए हैं अनिल जी। मैं इनको पता क्या, जब भी कभी कोई कॉल आती है देखता हूँ, और मैं देखता भी हूँ एनालिस्ट के, नहीं वो कॉल 100 में ले लो, देखो 103 हो गया। जब होश उठा के देखता हूँ आशु जी 2 मिनट रुकिएगा, अगला भाव उसका आशु जी 2 मिनट रुकिएगा। एक्चुअली है ना, एक मिनट आशु जी 2 मिनट रुकिएगा, माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इधर किरण जी एक स्पेशल बिगुल के लिए बहुत जोर से फरमाइश कर रहे हैं कि जल्दी से हमारे पास आइए, और आपके दोनों प्रिय मित्र दिल्ली वाले कुणाल जी और राकेश जी भी कह रहे हैं कि एक बार हमारे पास आ जाइए, फिर वापस आप आशु जी के पास चले जाइएगा। तो मैं आपके लिए बैक टू बैक बिगुल बजा देता हूँ, कुणाल जी राकेश जी के लिए भी और किरण जी के लिए भी बिगुल, आर के चार्ट कॉर्नर और किरण का कमाल। ओके, तो कुणाल जी, राकेश जी और किरण जी, ओके, इसमें एक मिनट माफ कीजिएगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में किरण जी आगे निकले। किरण जी आपको शुरुआत करनी है। किरण जी आपका ऑडियो म्यूट है, आपकी आवाज म्यूट है। सिर्फ आपके फोटो से हम पढ़ नहीं पाएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। जी अनिल जी अभी सुन पा रहे? जी हाँ बिल्कुल। हाँ सॉरी, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बेच के चलना चाहिए। कल का पैनिक लो इसने तोड़ दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो मेरा मानना है कि इधर एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा मानना है कि कल तक के लिए टारगेट्स रहेंगे लगभग 580, 85, 580 के, तो इन टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 615 का रहेगा। ओके, ये है आपके लिए राय बिकवाली की इस वक्त श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी हमारा भी कॉल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, बेहतरीन पैटर्न है, मतलब कि बिकवाली का एकदम परफेक्ट जो बुकिश पैटर्न होता है, जो कुणाल जी बोलते हैं वो वाला पैटर्न है। ओवरवेट बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन यहां पर होता हुआ दिख रहा है। कई महीनों से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज उस रेंज को तोड़कर उसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। कल भी इस रेंज, इस लेवल के नीचे ये स्टॉक गया था, लेकिन कल पुल बैक आ गया और आज हम देख रहे हैं कि उन लेवल्स के ऊपर टिक पाने में ये नाकाम है, यानी कि लगातार बिकवाली का दबाव 650 के आसपास देखने को मिल रहा है। इन स्तरों पर शॉर्ट करके चलें। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है किरण जी के मुकाबले, 628 रुपए पर 628 पर स्टॉप लॉस रखें, लेकिन फिर टारगेट भी बड़ा है। पहला टारगेट
₹565 का 565 का पहला टारगेट, ₹550 का दूसरा टारगेट। बिकवाली की राय है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बिकवाली करें, ये है कुणाल जी, राकेश जी और किरण जी की राय। आइए वागले साहब का वंडर देखते हैं और उसके बाद सेठी साहब की बेहतरीन पिक्स। बताएं सर। अनिल जी, सेम पैटर्न LIC हाउसिंग फाइनेंस में हुआ है, उसको अभी के अभी बेचे, स्विंग लो ब्रेक किया है, 275 के करंट भाव से बेचे। मुझे बहुत ज़्यादा अपमूव नहीं दिखती, 275 276 ये रेंज होगी, 279 के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। मुझे यहाँ से क्लीन 10 रुपए दिख रहे हैं, 265 266 तक के लेवल्स कल एक्सपायरी के दिन पे मिलने चाहिए। ओके, तो 275 के आसपास बेचे, 279 का स्टॉप लॉस हो गया, 279 का टारगेट क्या बता रहे हैं वागले साहब? LIC हाउसिंग में आपका टारगेट क्या है? अनिल जी 265 कल तक, 265 का। ओके, आइए अब आपके सामने हम सेठी साहब से बात करते हैं और सेठी साहब का करते हैं स्वागत। पेश है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, आपकी आज की पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, शॉर्ट टर्म पिक्स मेरी दोनों आज कैश, 2 पिक है और दोनों कैश मार्केट से है और दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है। पहला स्टॉक है आंध्रा शुगर। इस कंपनी को मैंने, इस स्टॉक को SPL मिड कैप सेगमेंट में लॉन्ग टर्म पिक के रूप में 13 जुलाई को 260 के लेवल पे रिकमेंड करा था। वहां पे मेरे लॉन्ग टर्म के टारगेट थे 350 के, जो कि अचीव भी हो गए। अब वहां से स्टॉक में वापस से करेक्ट होकर ये 298-99 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ये कंपनी के नाम से लगता है सिर्फ शुगर की कंपनी होगी, बट ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और इवन फार्मा सेक्टर में भी है। ये एक एस्पिरिन भी बनाती है जो कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनाती है। तो एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है 4 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 38% का। और DIA इसका भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, अराउंड 11% की स्टेक ओन करते हैं। इस स्टॉक में बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट रहेगा 320 का, स्टॉप लॉस रखना है 285 का। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर। जी बताएं सर। बजाज कंज्यूमर ये एक FMCG क्षेत्र की कंपनी है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है, जैसे बजाज आमंड ड्रॉप है, बजाज ब्रह्मी आंवला की तेल, फिर नो मार्क्स करके इनका स्किन केयर प्रोडक्ट भी आता है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है, 15 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। जून क्वार्टर के नतीजे बहुत ही शानदार थे और कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% का है। एक जीरो डेट कंपनी है और FIS DIS में अराउंड 49.5% स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं। 180 का लेवल है करंटली। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 195 के लेवल, स्टॉप लॉस रखना है 175 का। ओके, 175 का स्टॉप लॉस, 195 का टारगेट यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। तो बजाज कंज्यूमर और आंध्रा शुगर 2 बेहतरीन मिड कैप्स आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से। आइए आपको वसीम साहब भी अपनी पिक्स देने वाले हैं, उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मैंने ऑलरेडी बोला LIC हाउसिंग फाइनेंस, आप आए मेरे पास दूसरा कोई कॉल नहीं है। ओह ओके, माफ़ कीजिए, मुझे लगा कि आप एक और कॉल देना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वागले साहब LIC हाउसिंग बता ही चुके हैं, वही है। आइए वसीम साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। वसीम साहब स्वागत है सर। बताएं सर आपका अपडेट जो आप देना चाहें और साथ ही आज का BTST कॉल। अपडेट ये सर, मार्केट वॉलेटाइल है लेकिन लेने वाला मौका है, जो मैं आपको रीइटरेट कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि
जैसे आपको कहा है ये आज और कल है, कल आई थिंक वी शुड बी अप एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि ये पेसिमिज्म ज़्यादा प्ले आउट कर गई है। तो आपको मैंने जो कॉल दी थी उनमें आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खरीदवाया था, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट कराया था, डाबर लॉन्ग कराया था, ये चारों स्टॉल से। अब जो मैं कॉल दे रहा हूँ वो है BTSCT, वो है गेल, बाय गेल 8450 to 85, स्टॉप लॉस 8335, टारगेट 95। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राह है गेल में। एक मात्र खरीदारी की राह है सर? हाँ जी, एक ही है सर। ओके सर, गेल में खरीदारी करें। 83 हाफ 8350 का स्टॉप लॉस और 93 का टारगेट रखे हैं आप इस वक्त। ये है आपके लिए राय गेल में। और इस बीच बड़ी तेजी से बाजार ऊपर आए, स्पेशली बैंक निफ्टी हरे निशान में लौट चुका है 21,150 160। और आप देखिए जिस वक्त हमने खबर ये कवर की वहाँ से 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया है। और बैंक निफ्टी आप देखिए निचले स्तरों से लगभग 850 150 300 पॉइंट, करीबन 300 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर हुआ है और निफ्टी आप देखिए वहाँ से 100 पॉइंट रिकवर हुआ है। तो सही वक्त पर आपको सही खबर जो बताई उसका असर आप इस वक्त देख सकते हैं बाजार में। और इसीलिए हम सुबह इसलिए हम 2 बजे भी यही बात कर रहे थे, 2:30 बजे भी यही बात कर रहे थे कि शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट है तो शॉर्ट काट लें निचले स्तरों पर। आज भी बाजार ने आपको ऊपर शॉर्ट करने का मौका दिया। कल आप शॉर्ट काट करके गए होते तो आज आपको 100 पॉइंट ऊपर करने को मौका मिलता। आज भी सिमिलर सिचुएशन है, 11,000 के आसपास शॉर्ट काटने के लेवल है, करने के नहीं, और वापस बाजार आपको ऊपर मौका देगा। तो जो ऊपर मौके मिले वो आप तभी ले पाएंगे जब आप निचले स्तरों पर शॉर्ट काट पाएंगे। जय को मैं पूछ रहा हूं, जय क्या आपके लिए बिगुल की तैयारी की जाए? बिल्कुल अनिल जी। जय का जैकपॉट। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी जो हिसाब से बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आई है, थैंक यू अनिल जी। मैं कहूँगा कि जो हिसाब से बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आई है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं सही है। आपने इनफैक्ट कभी कहा भी कि बैंक निफ्टी वो लेवल पर आ चुका है कि यहाँ पे तो मैं तो शायद खरीदने का बोल दूँ। अनिल जी आपने बोल ही दिया होता तो देखो कितना अच्छा तेजी हो गया। इनफैक्ट राइट टाइम पर अनिल जी आपने वो इंडिकेशन दिया था बैंक निफ्टी का, मैं कहूँगा परफेक्ट। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग में बाउंस आ सकता है अनिल जी। यहाँ पे काफ़ी ओवरसोल्ड है तो एक छोटा सा बाउंस, हल्का सा बाउंस तो आ ही सकता है। 20,800 के जो आपके लेवल्स है वो परफेक्टली होल्ड कर गए, मेरे भी वही लेवल्स थे अनिल जी। सो कोटक बैंक में अनिल जी खरीदने की सलाह है कॉल के जरिए। 1280 का कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज़ का हम खरीदेंगे अनिल जी। 1300 वाला, सॉरी थोड़ा दूर का खरीदते हैं अनिल जी। 48 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अक्टूबर का 1300 कॉल ऑप्शन। इसमें छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी, नीचे में रहेगा 36 का। 48 पे खरीदना है, 36 का स्टॉप लॉस, क्योंकि 1260 का ही एक अच्छा सपोर्ट है कोटक बैंक में। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता मुझे नहीं लगता कोई भारी बिकवाली आएगी। ऊपर पे जो टारगेट्स पहला वाला बन रहा है अनिल जी दैट इज़ 57, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 62। 57 एंड 62 ये दो टारगेट्स के लिए कोटक बैंक का 1300 का अक्टूबर सीरीज़ का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है। ये 1260 के अगर लेवल्स टिक गए तो 1350 तक का बाउंस कोटक महिंद्रा बैंक में आते हुए हमें नज़र आ सकता है। सो आई थिंक बैंकिंग कैन हेल्प निफ्टी टू बाउंस बैक। बिल्कुल बैंकिंग की मदद रहेगी निफ्टी में बाउंस बैक करने के लिए। 350 अंक सुधरा है बैंक निफ्टी, निचले स्तरों से वापस 21,200 के लेवल पर आ रहा है इस समय। और कोटक बैंक पे अच्छी रिकवरी हुई है जैसे कि जय बात कर रहे थे, बट एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी हुई है एक्सिस बैंक पर भी। यहाँ पर भी नज़र डालनी चाहिए जिस तरह से एक्शन बना है। किरण जी एक्सिस बैंक पर अच्छी रिकवरी है, कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर या फिर अवॉइड करना चाहिए? ट्रेड नहीं बनता क्योंकि एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है, पर 410 405 एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स है मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इधर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हो सकती है। तो अगर किसी के लॉन्ग पोजीशंस है तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ रखने की सलाह होगी। मेरा मानना है कि ये बाउंस बैक अगर मार्केट अगर बैंक निफ्टी 21,000 होल्ड करता है आज और कल, तो मेरा मानना है कि वापस आपको ये 440 445 के रेट्स देखने को मिल जाने चाहिए इस काउंटर पे।
बिल्कुल, तो नजर रखिए एक्सिस बैंक नेस्ले सरों से शानदार रिकवरी हुई है। एचडीएफसी बैंक अब 1-1.5% ऊपर है, तो ऑफकोर्स बाजार का मूड ये स्टॉक भी आपको इस समय सुधारते हुए दिख रहा है। और साथ ही नजर रखिए बंधन बैंक, फेडरल बैंक, यहाँ पर भी दोनों स्टॉक्स में आपने अच्छी रिकवरी आती हुई देखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स का जो मूड है वो डेफिनेटली सुधरते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से बाजार में भी आप इसका असर देख रहे हैं। कुछ कैश स्टॉक्स पर भी नज़र डाल देते हैं, जहां पर हम सुबह से बढ़िया एक्शन देख रहे हैं, और इनमें से एक स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स। बंसल जी, सुबह आप लोगों ने इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, चार्ट कॉर्नर का पिक आया था, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस रही, अभी भी उन लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए परसिस्टेंट सिस्टम्स में? अगर बाकी हाई बीटा स्टॉक्स में रिकवरी होती है तो क्या यहाँ पर थोड़ा मुनाफा वसूली होगी या ये भी गेंस होल्ड करेगा? नहीं दीपांशु, इसका तो जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये जोर का झटका लगाएगा काफी तेज। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, जिन्होंने खरीदा हुआ है होल्ड करना चाहिए, और जिस लेवल्स पे क्लोजिंग दे रहा है 6-7% का एक अपमूव, मतलब कि शॉर्ट टर्म में अगले 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। तो परसिस्टेंट सिस्टम ना सिर्फ होल्ड है, इन स्तरों पर एक अच्छा बाइंग का कैंडिडेट भी है। ओके, पर एक कैश स्टॉक जहां पर एक शानदार उछाल आया है थोड़ी देर पहले, सीडीएसएल, यहां पर बल्कि सीडीएसएल बीएससी दोनों में ही हमने एक्शन देखा है। बट सुमित जी, सीडीएसएल में सॉरी सुमित जी तो हमारे साथ शो में नहीं है, कुणाल जी सॉरी, सीडीएसएल में एक बड़ा उछाल आया है, 7-7.5% की तेजी है। कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर जिस तरह से तेजी बनी है? देखिए बहुत ही बढ़िया चार्ट है दीपांशु, और अब देखिए 440 रुपए के आसपास सीडीएसएल में अब एक नया सपोर्ट क्रिएट हुआ है, और ये दूसरा अवसर है जबकि 440 से ही टकराकर स्टॉक में वापस से तेजी बनी। कल जरूर 440 के नीचे भी स्टॉक गया, लेकिन जो बहुत ही शार्प रिकवरी हमने अंत में देखी, और आज जिस तरह की फॉलो थ्रू बाइंग हो रही है इस स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर 495 रुपए के आसपास है, ये लेवल पार होगा तो फिर स्टॉक में आपको नए मूव्स देखने को मिलेंगे। मेरी राय में जिनके पास निवेश है बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, और 495 की रेजिस्टेंस टूट जाने के बाद नई खरीद भी कर सकते हैं। ओके, तो 495 का रेजिस्टेंस तोड़ने दीजिए, फिर आप वहां पर अच्छा एक्शन देखेंगे। बैंक्स के साथ साथ अब एनबीएफसीज पर भी रिकवरी हो रही है। वागले साहब, निचले स्तरों से एमएनएम फाइनेंस में एक अच्छी रिकवरी आई है, कोई ट्रेड बनता है सर इस पे? नहीं दीपांशु, मुझे लगता है ये बाउंस बैक ही है। मैं बाउंस बैक के लिए प्ले करना प्रेफर नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। हालांकि रिकवरी दिख रही है, थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके, थोड़ा वेट करके देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन होगा। पर आइए तब तक एक स्पेस पर नजर डाल देते हैं जहां पर आज बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, भारती एयरटेल। अभी भी अगर आप नजर डालेंगे तो भारती एयरटेल वायदा कारोबार का टॉप लूजर है, 8.5% की गिरावट के साथ बड़े नेम्स में। और वैसे देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया, जहां पर आप 10% की गिरावट देख रहे हैं। कुशल हमारे साथ बताने के लिए है कि कितना बड़ा झटका लग सकता है या कितना बड़ा नेगेटिव हो सकता है इन दोनों कंपनीज के लिए, जिस हिसाब से अब रिलायंस जियो पोस्ट पेड कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है नए प्लान्स के साथ। बताएं कुशल। बिल्कुल सही कहा दीपांशु आपने। तो अब रिलायंस जियो की नज़र जो है पोस्ट पेड प्लान्स पर पड़ी है, और उन्होंने जो है पोस्ट पेड के नए प्लान्स का ऐलान किया है। 399 से 1499 के ये प्लान्स रहेंगे पर मंथ वाले में। अब तक जो है 2016 से जब से उन्होंने लॉन्च किया है तो 199 के प्लान्स ही थे उनके पास, पर अब जो उन्होंने ये नए लॉन्चेस किए हैं उसमें स्पेसिफिकली अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैमिली पैक वो दे रहे हैं, और साथ ही जो OTT के प्लेटफॉर्म्स है उसका भी एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा इनफ्लाइट कनेक्टिविटी जो है वो रिलायंस जियो प्रोवाइड करेगा, और साथ ही US और UAE में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग भी रहेगी। तो इस टाइप के फीचर्स जो है वो ये लेकर आए हैं। अब अगर आप देखें इंटायर टेलीकॉम स्पेस की इंडस्ट्री को, तो 5 से 8% ही टोटल सब्सक्राइबर्स के जो हैं वो पोस्टपेड यूजर्स होते हैं। पर अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो कुल इंडस्ट्री का 25% रेवेन्यू जो है वो पोस्टपेड यूजर्स से आता है। तो वहां पर काफी बड़ा इंपैक्ट आपको पड़ते हुए नजर आ सकता है, और खासकर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके आरपू में ये पोस्टपेड प्लान्स काफी बड़ा इजाफा करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर आप देखें तो एयरटेल का जो स्टार्टिंग प्लान है वो 499 का है, तो यानी कि 100 रुपए एक्सपेंसिव है। वहीं VI जो है उनका 399 का ही प्लान है, पर उनका डेटा प्लान जो है वो कंपेरेटिवली कम है। अब इससे असर क्या हो रहा है कि
पोस्ट पेड प्लान्स में एक प्राइस वॉर फिर से शुरू हो सकती है और साथ ही काफ़ी सारे यूजर्स खासकर वोडाफोन के जो है वो जियो में हो सकता है कि शिफ्ट होते हुए नजर आए। और इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की आरपू है जो मैं सिग्निफिकेंस आपको बता रहा था वहां पर एक डेंट आता हुआ नजर आ सकता है। CLSA की राय जो है इस पर खासकर भारती एयरटेल के लिए अगर 10% कस्टमर्स में फॉल आता है तो इनका जो एबिटा है वो करीब 1 से 2% गिर सकता है और जो फेयर वैल्यू है वो 3% तक लुढ़कती हुई नजर आ सकती है। वहीं वोडाफोन आइडिया के लिए जो फेयर वैल्यू में गिरावट एक्सपेक्टेड है वो करीब 15% की हो सकती है। तो नेट जिस आपकी प्राइस वॉर और जो रिलायंस जियो ने नए प्लान्स निकाले हैं उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको साफ तौर पर आज बाकी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो होल्ड आउट कर रहा है ट्रेड में, पर इसका भारी असर हम देख रहे हैं जहां तक भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों का ही सवाल है। भारती इंफ्राटेल भी आज आपको परेशानी में दिखेगा। कल भी हमने देखा कि स्टॉक में भारी गिरावट थी और 225-230 के लेवल से गिरकर भारती इंफ्राटेल भी अब काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है, आज भी 7.5% नीचे है। जय, भारती इंफ्राटेल पर आपकी कोई राय? जिस तरह से इस स्टॉक पर भी ब्रेकडाउन आया है, यहाँ से और वीकनेस देखते हैं या फिर संभल जाना चाहिए? देखिए, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु ये स्टॉक में थोड़ी बहुत और हमें बिकवाली देखने मिलेगी। नीचे में लगभग 155-152 तक के लेवल्स तक, वहाँ पे ये स्टॉक में अच्छा सपोर्ट है। वहाँ पे थोड़ी बहुत हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है शॉर्ट साइड पर, वहाँ तक तो और फिसल सकता है। ऑन दी अपसाइड मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में कहीं ना कहीं अब 175 के आसपास एक बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर बंद नहीं होता दीपांशु, ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड भारतीय इंफ्राटेल में नेगेटिव रहेगा। बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सभी स्टॉक्स में आप देख रहे हैं नेगेटिव एक्शन बढ़ता जा रहा है। पर एविएशन स्टॉक्स आज फोकस में, और थोड़ी देर पहले हमने इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी एक उछाल आते हुए देखा था। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में टिकट रिफंड मामले में सुनवाई भी थी, पर कुछ और ट्रिगर्स भी हैं जिसकी वजह से आपको एविएशन को अपने रेडार पर रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं, मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए क्या खबरें आ रही हैं जहाँ तक एविएशन सेक्टर का सवाल है? जी बिल्कुल, कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले दिनों में एविएशन सेक्टर के लिए एक अच्छी तेजी देखने की गुंजाइश है। नई उड़ान, आपको बता दें, उड़ान 4.0 के तहत 78 नए रूट्स पर सेवा शुरू करने को अनुमति मिलने की खबरें आई हैं। देश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार का फोकस है और खासतौर से नए रूट्स पर उड़ानें शुरू करने के लिए बोलियां लगानी होगी। देश में एयर ट्रैवल इंफ्रा बढ़ाने के लिए सरकार इंसेंटिव्स देने की तैयारियां कर रही है और उड़ान के तहत अब तक कुल 766 रूट्स ऐसे हैं जिन पर सेवाओं को मंजूरी मिलती हुई दिख चुकी है और आगे भी इस योजना में और ज्यादा बढ़त करने की सरकार की योजना है। एविएशन कंपनियों को इससे कैसे फायदा होगा? एक तो स्टोरेज, पार्किंग और टर्मिनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। साथ ही सरकार 20% की लिक्विडिटी गैप फंडिंग भी देने जा रही है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भी 1% की जीएसटी छूट मिलने की तैयारी है। वहीं योजना से देश में एयर ट्रैफिक भी बढ़ेगा, तो इससे एविएशन कंपनियों को काफी हद तक फायदा होगा। ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो एयर ट्रैफिक में भी एक सुधार देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डीजीसीए के ताजा नंबर्स के हिसाब से अगस्त में एयर ट्रैफिक 34.4% बढ़ता दिखा है। अगस्त में देश भर में करीब 28,32,000 लोगों ने हवाई यात्रा की है और घरेलू उड़ानों में सीटें जो हैं 58 से 69% तक भर्ती हुई भी देखने को मिली। हालांकि सालाना आधार पर अब भी गिरावट जारी है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जो तेजी देखने को मिल रही है ये भी एक पॉजिटिव वजह है और इसी के चलते एविएशन शेयर्स जो हैं ये फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए एविएशन सेक्टर पर पूरा अपडेट, जहां पर थोड़े से आंकड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं। आइए अगला बीटीएसटी कॉल, और ये तैयार है आशु जी की तरफ से, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, लेने की राय है। काफ़ी अच्छी करेक्शन हो गई है बायोकॉन में। इसमें 450-60 के ऊपर बहुत यूफोरिया बना था और वहाँ से करेक्ट होकर अनिल जी 420 के अराउंड आ गया है। तो अनिल जी हमें अभी क्लाइंट्स को अभी दिया है 420 के अराउंड लेना है अनिल जी, ऊपर नहीं लेना, क्योंकि अभी ये थोड़े से बाउंस बैक में 2-3 रुपये बढ़ा है। 420-22 के अराउंड बायोकॉन में अनिल जी बाय कर रही हैं। 410 का स्टॉप लॉस है, 432 से 35 का टारगेट बायोकॉन में आ सकता है।
अनिल जी, जैसे हमने बात की सारी, मैंने कमेंट्री भी दी, मार्केट में भी बोला, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन 11,050 पे अनिल जी समहाउ मुझसे शॉर्ट नहीं हो रहा। आप भी सरप्राइज होंगे कि एक भी शॉर्ट कॉल नहीं है। इनफैक्ट निफ्टी में भी बुल स्प्रेड दिया है। तो मुझे अनिल जी वो बाउंस बैक भी लगता है, और हमारा मानना है कि जो करेक्शन है एक बार टेम्परेरीली ओवर है, ऊपर जाए ना जाए लेकिन सिलेक्ट स्टॉक्स तो लेने के बनेंगे। तो मेरे पास कोई शॉर्ट कॉल नहीं है अनिल जी। ये बायोकॉन लेना है 420-22 में, और मुझे लगता है 15 रुपये का मूव इसमें मिलना चाहिए, 10 रुपये का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बायोकॉन में खरीदारी करने की। 420-22 के आसपास खरीदें, जहां पर आशु जी ने अपने क्लाइंट्स को राय दी वहीं पर खरीदेगा। 410 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, 432, 435, और इस पर आप जो भी एक्शन ले उससे पहले ये डिस्क्लोजर जो आशु सर ने पहले से ही दे दिया कॉल देने के पहले कि उनके क्लाइंट्स को दी है, तो आप अपने ध्यान में रखें और उसके बाद खरीदें, उससे पहले नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, आइए कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आने की तैयारी में हैं जिन पर नज़र कर ली जाए। बाजार थोड़े से बेहतर होते दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी हरे निशान में आने की कोशिश लगातार कर रहा है, और निफ्टी भी जिस तरह से आ रहा है आखिरी आधे घंटे में हो सकता है थोड़ी सी और बेहतर पोजीशन बनाने की कोशिश करे। तो ये देखते हैं कि क्या कुछ और मजबूती आ सकती है। इस बीच मजबूत शेयरों पर ही फोकस करते हैं। एक स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंगली ऊपर आया है और आज ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़ा है, टाटा पावर। टाटा पावर जय, इसके चार्ट देखिए, बताइए क्या इसमें दम है? अनिल जी, शॉर्ट टर्म में बाउंस के हिसाब से तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक पे थोड़ा बहुत है एक चांस ऊपर आने का। उसका रीज़न ये कि बहुत ही परफेक्टली इसने अपने 200 डेमा पर अच्छा सपोर्ट लिया है और रिवर्सल दिखाया है। खास करके अनिल जी मैं कहूँगा जो हिसाब से अवरली चार्ट्स पर फिर से ये स्टॉक में एक हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 51.5 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस के साथ इसको लेना चाहिए टाटा पावर को। इनफैक्ट हमें ये ऊपर में 55-50 तक के लेवल्स दिखा सकता है आजकल में। ये है आपके लिए टाटा पावर पर राय इस वक्त आपके लिए आती हुई। टाटा पावर का स्टॉक 53 रुपये पर आज मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। एक और मजबूत स्टॉक है टाटा केमिकल, जो 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है। कुणाल जी, राकेश जी ने पहले चार्ट कॉर्नर में भी कवर किया था। कुणाल जी, जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए टाटा केमिकल पर कोई राय आपकी? अनिल जी देखिए, आज एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न कहते हैं, और आज अगर ये कल के ओपन के भाव के ऊपर बंद हो जाए, जो भाव है 286 रुपये का, 288 का अभी भाव फ्यूचर्स में चल रहा है, तो 286 के ऊपर अगर आज क्लोज देता है टाटा केमिकल्स, तो मुझे लगता है कि फिर 300 तक का रास्ता साफ हो जाएगा, तो बाय करके चलना चाहिए। 285 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें, 286 के ऊपर क्लोज आने पर खरीदें, और टारगेट होगा 305 रुपये का। ओके, तो 305 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। जहां तक आपके लिए सवाल है टाटा केमिकल्स का, कुछ टाटा ग्रुप स्टॉक्स दोनों तरफ के ट्रेड हुए हैं आज, बट सुबह से ही टाटा केमिकल्स थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। एक और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए और वहां पर भी अच्छा एक्शन बना है पिछले कुछ दिनों में, महिंद्रा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। एमएनएम पर देखिए लगातार बाय कॉल्स आ रही हैं, टेक महिंद्रा की आउट परफॉर्मेंस रही, कुछ और स्टॉक्स भी फोकस में है। क्या है वजह जिसकी वजह से आपको महिंद्रा ग्रुप पर नज़र रखनी चाहिए? आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए महिंद्रा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स क्या है खबरें यहाँ पर? ओके, कुशल के साथ थोड़ी देर में फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है उसके साथ, तो इसलिए दोबारा उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर कुछ और स्टॉक्स जो मैं रीड कर रहा था जहां पर आपने एक बढ़िया उछाल आते हुए देखा है, वहां पर एक बार बात कर लेते हैं। तो आज सुबह सीक्वेंट साइंटिफिक मैंने रेकमेंड किया था ट्रेडर्स डायरी में, देखिए वहां पर एक अच्छा उछाल आया, तो यहाँ इस स्टॉक को नजर रखिए। कजारिया सिरामिक्स, आज एसपीएल मिड कैप में बात हुई थी, वहां पर बढ़िया एक्शन देखा था और यहाँ पर भी आपने फिर से एक्शन आते हुए देखा है। जेके टायर, ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन आ रहा है। जिस तरह से बालकृष्णा में मूवमेंट है, कुणाल जी जेके टायर्स में भी एक अच्छी खरीदारी आ रही है। यहाँ पर कोई ट्रेड बनता है सर? 3.5% ऊपर है डेज हाई पर। देखिए, एक सपोर्ट से बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। 56 रुपए के आसपास ये सपोर्ट है। 58 का अभी भाव चल रहा है, 58 रुपये 90 पैसे का। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मार्केट में हम देख रहे हैं कि कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन एक दिन और इंतजार करें। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 59 रुपए के लेवल्स को पार करके उसके ऊपर बंदी देगा, तब इसमें खरीदारी करेंगे। तब यहाँ एक डबल बॉटम पैटर्न की भी संरचना होगी और फिर आपको 64 रुपए तक का भाव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में 59 के ऊपर खरीदारी की राय रही।
अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एक ऐसा शेयर जो देखकर आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले कैश का ऑप्शन का समय हो चुका है। 3:10 का समय फिक्स है जय ठक्कर के लिए। ऐसे कोई हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता, अनलेस कि हमें याद ना आए। क्योंकि याद आ गया तो पहले कैश का ऑप्शन जय ठक्कर का, उसके बाद मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक बताने वाला हूं। तो पहले बिगुल जय के लिए बताएं जय। अनिल जी, एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूँगा बैंक निफ्टी पर ही। इनफैक्ट कोटक बैंक पे तो मैंने तेजी की सलाह दी है, तो बैंक निफ्टी पे कहीं ना कहीं मैं बुलिश हूँ। तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट सीरीज़ का अनिल जी, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का एक 21,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो 1 अक्टूबर को है अनिल जी। ये 373 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए। इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 271 का, 373 पे चल रहा है, 271 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट अनिल जी जो बनता है वो 485 का है, दूसरा टारगेट 530 का है। 485 एंड 530 ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी का 21,300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। अनिल जी, क्लियरली बैंक निफ्टी में निफ्टी से पहले रिवर्सल आया है। ये काफ़ी टाइम के बाद ये देखने मिला है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहता था, बैंक निफ्टी में काफ़ी टाइम के बाद मोमेंटम वाइज भी अगर मैं देख रहा हूँ तो पहले रिवर्सल आ चुका है, वहाँ पे बाय क्रॉसओवर देखने मिल चुका है। निफ्टी में अभी तक नहीं आया है। सेकंड पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी में एक 20,800, जहाँ पे आपने भी कहा, मेरा भी वही ध्यान था कि वहाँ पे अच्छा खासा राइटिंग हमें देखने मिला है। तो वो लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, वो जब तक लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, हमें एक बाउंस 21,400-500 तक देखने मिल सकता है। और सेकेंडली अनिल जी, ये डेटा मैं देख रहा हूँ कि आवरली चार्ट्स के ऊपर बहुत ही क्लियर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक कंप्लीट रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है आवरली चार्ट्स पर। तो ये सारे पॉइंटर्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अग्रेसिव ट्रेडर्स तो एटलीस्ट यहाँ पे कॉन्ट्राबैट ले ही सकते हैं। ओके, हृदय परिवर्तन के बाद जय आपका फिर से स्वागत है। चलो, कोई तो मेरा साथ देने के लिए तैयार हुआ है थोड़ा सा। आशु जी तो हैं, वैसे आशु जी साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई तो नहीं कहूँगा। आशु जी का साथ भी कम नहीं होता। आशु जी के साथ साथ अब जय भी थोड़ा सा मंदी के मूड से न्यूट्रल होकर हल्के तेजी के मूड में आ रहे, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए। तो जय, आपने बैंक निफ्टी पर जो बाय कॉल दिया, तो आपका स्वागत करता हूँ मैं दिल से। बढ़िया है, आइए देखते हैं कल क्या कुछ होता है। इंटरेस्टिंग है। देखिए, दो चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। एक, जिस लेवल से बाजार घूमने की कोशिश कर रहे हैं 20,800 और 11,025 जो अहम सपोर्ट लेवल। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स उतने बुरे नहीं दिख रहे हैं। अब रात को खराब हो जाए वो तो पता नहीं, लेकिन अभी तक डाउ फ्यूचर्स वगैरह जो दिख रहे हैं वो अच्छी मजबूती का संकेत दिखा रहे हैं। 0.5% डाउ फ्यूचर्स ऊपर। तो इस वक्त शॉर्ट्स रिस्की हैं। आप लॉन्ग करना चाहें करें, ना करें, आपकी रिस्क एपेटाइट पर, लेकिन शॉर्ट्स रिस्की हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अच्छा, तो अब जो मैं इंटरेस्टिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो दो इंटरेस्टिंग स्टॉक है, एक नहीं दो है। पहले वो जिसमें आपको पता है GMM फोर्डलर, जिसका ऑफर फॉर सेल आज रिटेल के लिए खुला हुआ है। 33 रुपये का फ्लोर प्राइस है, 33% डिस्काउंट पर ये आया है। तो इस पर काफ़ी एक्शन होता दिख रहा है लगातार। दूसरा दिन है, 10% का निचला सर्किट है। तो 3:30 बजे आप सब तो हमारे साथ होंगे ही, लेकिन 3:30 बजे हमने सौरभ मुखर्जी साहब को बुलाया है, जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, और जानेंगे उनसे कि उनका क्या व्यू बन रहा है। तो बड़े फंड मैनेजर्स अब इस बड़े डाइल्यूशन के बाद, जो बड़ी इक्विटी सेल है प्रोमोटर्स की तरफ से, जो बड़ा ये ऑफर फॉर सेल आया, बड़े डिस्काउंट पर आया, उनका क्या व्यू है। क्या स्टॉक आकर्षक हो गया है, लेना चाहिए, या प्रमोटर बेच कर जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात है। इतना बड़ा जो बेचा, जो कल हमने स्टोरी भी की थी, जिसके लिए मैं हमारे दर्शकों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा पसंद किया कि हमने कुछ डेटा निकाल कर बोरोइंग मैकेनिज्म में किस तरह से शेयर को खरीद कर वहाँ से खरीद कर यहाँ मार्केट में बेचा गया। तो वो एक हमने अंदाज़ा लगाने की जो कोशिश की, उसको आपने पसंद भी किया। तो अब उसी कड़ी में आगे हम सौरभ मुखर्जी साहब से बात करेंगे। उनके जो फंड्स हैं, बड़े ज़बरदस्त फंड हैं, उनके फंड में ये स्टॉक भी है, वो ऑन भी करते हैं, तो कंपनी को हमारे से ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं, तो हम जानने की उनसे भी कोशिश करेंगे। तो आप चिंता ना करें, हमारा कवरेज खत्म नहीं हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप एक चीज़ लेकर छोड़ देते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं है। हर वक्त एक ही चीज़ नहीं कर सकते, और करने के लिए सही मौका, सही आदमी और सही विषय भी होना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी चिंताओं से मैं वाकिफ़ हूँ। काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने GMM में पैसा लगाया, बाकी की छोड़िए, हमारे कुणाल जी खुद इन्वेस्टर हैं ही, तो इन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। एक दूसरा, एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में आता दिख रहा है, वो है रूट मोबाइल।
रूट मोबाइल का स्टॉक देखिए अभी 20% करीबन ऊपर है 825 रुपये के दाम पर। आपको याद होगा, इसीलिए हमने कहा कि बंसल जी को भी कहा कि चाहिए तो आधा दिन की छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी लेकर इनमें आईपीओ में पैसा लगाइए, जितने नाम में आप लगा सकते हैं लगाइए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपके है ना सही भाव में जब एंट्री हो जाए ना किसी अच्छे स्टॉक में 350 रुपये में अगर आपने आईपीओ में ले लिया तो फिर आप अपसाइड पूरी खा सकते हैं। क्योंकि फिर है ना आपको कैपिटल लॉस और थोड़ा 50-100 रुपये ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो डर नहीं रहता कि मेरा शेयर नुकसान में नहीं आ जाएगा। और जब आपको ये डर निकल जाए कि मेरा शेयर नुकसान में नहीं आएगा तो फिर आप उसको लंबे समय के लिए होल्ड करके कमा सकते हैं। तो देखिए अपनी तरह के एक्सक्लूसिव बिजनेस वाले आईपीओ सुपर हिट होते हुए दिख रहे हैं। रूट मोबाइल 18% अब भी ऊपर, और इसीलिए हमने स्ट्रांगली राय दी थी। और बता दूं मैं आपको, आज जो 2 आईपीओ बंद होने जा रहे हैं आप दोनों में पैसा लगाएं। कैम्प्स में लिस्टिंग गेन मिले ना मिले आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है और लिस्टिंग पर भी थोड़ा बहुत मुनाफा तो होगा ही। खैर दूसरा है कैमकॉन, उसमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग पर बेचने के लिहाज से उसे लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। पहले दूसरे दिन जय हिंद, चलिए आप निकलिए, प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में दूसरी बढ़िया क्वालिटी के आईपीओ में बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक आप पोर्टफोलियो में रखिए। मुनाफा बनेगा उसमें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ मुनाफा बनेगा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, हमें शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है। कई बार होता है ना आप स्टॉक की क्वालिटी कमजोर भी होती है तब भी आप ट्रेडिंग में आपके चार्ट्स पे बड़े सिग्नल आ रहे तो आप ट्रेड कर लेंगे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करना हो तो कुणाल जी भी कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स में भले ही चार्ट्स में कितने ही सिग्नल आए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए मजबूत क्वालिटी के शेयर ही लेते हैं। कुणाल जी सही कह रहा हूँ या गलत? क्योंकि आपकी ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती है, उनके चार्ट देखना पड़ना मुश्किल काम है, वॉल्यूम कम होते हैं, इलिक्विड होते हैं, तब भी आप लेते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वाला है। तो इन्वेस्टमेंट में आप कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि खराब क्वालिटी के स्टॉक में बढ़िया चार्ट पे संकेत आए तो ले लो? अनिल जी बिल्कुल भी नहीं। अनिल जी आप सही कह रहे हैं। देखिए क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए अनिल जी पोर्टफोलियो तो बिल्कुल आपके एक तरह के खजाने की तरह है, तो इसमें अनिल जी बिल्कुल जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन्हीं का संग्रह करना चाहिए। बाकी ट्रेडिंग आप जिस चाहे में करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स से चुनने चाहिए। ओके तो डेफिनेटली जो आईपीओ है वहाँ पर क्वालिटी पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। हालांकि लिस्टिंग गेंस भी आपको मिल सकती हैं अच्छी, पर अपने रिस्क के हिसाब से ही आप यहाँ पर निवेश करें और क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करें, ये आपके लिए राय है। चलिए क्लोजिंग के लिए बस 10 मिनट बाकी हैं, जल्दी से जान लेते हैं बैन से बेनिफिट से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुशल, आखिरी बार इस सीरीज में बदलाव होने वाले हैं, बताइए कोई स्टॉक्स हैं जो बैन से बाहर आ सकते हैं पहले? बिल्कुल दीपांशु, देखिए 4 स्टॉक्स बैन में हैं जिसमें आईबुल हाउसिंग, वेदांता, आइडिया और ग्लेनमार्क है। और मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क की करीब 76% है और वोडाफोन आइडिया की 79% है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो अभी बैन से बाहर आ सकते हैं। ओके तो ग्लेनमार्क और वोडाफोन आइडिया नजर रखिए, ये बैन से बाहर आ सकते हैं। फ्रेश एंट्री की पॉसिबिलिटी है कुशल किन्हीं स्टॉक्स में? फ्रेश एंट्री की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल देखें तो इनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 99% पर है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी तो काफी कम लग रही है। ओके तो बाहर आने के लिए तैयार हैं ग्लेनमार्क और वोडाफोन आइडिया, और फ्रेश एंट्री के लिए वैसे तो कोई नहीं लग रहा। वैसे भारती पर नजर रखिए। पर आप कह रहे हैं कुशल कि वेदांता और इंडियाबुल्स हाउसिंग बैन में बने रहेंगे? बिल्कुल। ओके तो वेदांता इंडियाबुल्स बैन में बने रहेंगे, ग्लेनमार्क आइडिया बैन से बाहर आ सकते हैं, शायद फ्रेश एंट्री हो सकती है भारती एयरटेल की। पर आखिरी बार है सीरीज में, सितंबर सीरीज में जब आप वायदा कारोबार के बैन में स्टॉक्स का बदलाव देखेंगे। 3:20 बज गए हैं, आइए बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि अनिल जी की इस समय फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, जैसा अभी भी आप मार्केट्स के बारे में बात कर रहे थे सर, काफी मजबूत ग्लोबल क्यूज हैं। डाउ फ्यूचर्स तो अब 230 अंक ऊपर है, तो वहां पर लगातार तेजी बनी हुई है। नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं और यूरोप के बाजार यहां पर और भी तेजी बन रही है सर। अब तो 2% ऊपर फ्रांस और जर्मनी के बाजार हैं और 2.5% की तेजी यूके के बाजारों में, तो अच्छा बाउंस बैक है। बैंक निफ्टी भी 21,200 के ऊपर होल्ड कर रहा है सर। बताइए कुछ करके जाना चाहिए क्लोजिंग में? हाँ
हाँ दीप, डेफिनेटली मतलब कहीं कोई मुझे दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है। और पहली चीज़ तो ये बहुत क्लियर है, जो कल व्यू था वही आज व्यू है कि शॉर्ट आपको काट के जाने चाहिए। लॉन्ग करने की आपकी हिम्मत है तो लॉन्ग करें, लॉन्ग करने की हिम्मत ना है तो शॉर्ट काट के जाएं। कम से कम इन लेवल्स पर शॉर्ट नहीं रहना है। आपको बाजार फिर से मौके ऊपर के देगा, 21,400-500 के आसपास मौका मिलेगा तब आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट करिएगा अगर मिले तो। कल की कल देखेंगे। निफ्टी में भी आपको कम से कम अगर वापस से शॉर्ट करना ही है तो कम से कम 11,300 के आसपास, 11,250 के आसपास आने दें, फिर शॉर्ट करने का सोचें। तो बहुत क्लियर कट है, पहली चीज़ शॉर्ट काट के जाइएगा। दूसरी चीज़ लॉन्ग सेलेक्टिवली कर सकते हैं, यानी कि 11,200 का कॉल ऑप्शन आपने निफ्टी पर ले लिया। बैंक निफ्टी पर आप चाहें तो 21,500 का कॉल ऑप्शन इस तरह का ले लें, या 21,200 का कॉल ऑप्शन ले तो 21,500 का भेज दें, 11,200 का लेकर 11,300 का भेज दें। तो आप लॉन्ग पोजीशन में स्प्रेड बनाकर जाएं, ये ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा दीप। और इस बीच में अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा तो मैं आपको अभी भी वापस मैं आपके पास आऊँगा। तो लेकिन कुल मिलाकर ये शॉर्ट काट लेनी चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट काट देनी चाहिए, ये आपके लिए अब क्लियर सलाह आ रही है इस बाजार में। और आज सुबह से हम देख भी रहे हैं कि हालांकि बाजार के मूवमेंट दोनों तरफ के रहे हैं, पर अब समझदारी इसी में होगी कि आपको अपने शॉर्ट्स काट देने चाहिए। चलिए फाइनल कुछ क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वागले साहब, सुबह इंडसइंड बैंक पर शॉर्ट था सर, ये अब कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या फिर जिस तरह से रिकवरी है यहाँ पर शॉर्ट काट के ही जाना चाहिए? क्या करें इस पोजिशन का? दीपांशु, हमारा वैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद टारगेट भी आ गया, बट अभी जिस तरह से मार्केट घुमा है मैं समझता हूँ अभी काट लेना चाहिए। कल शायद मार्केट ऊपर खुल सकता है, तो मैं अनिल जी के साथ हूँ, यहाँ पर शॉर्ट कैरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो शॉर्ट नहीं कैरी करिए जहां तक इंडसइंड बैंक का सवाल है। हालांकि स्टॉक ने रिकवरी देखी और फिर वापस भी आए जैसा कि वागे साहब कह रहे हैं, बट रिस्क थोड़ा ज़्यादा बना रहेगा अगर आप इसमें चूज़ करते हैं शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करना। एक स्टॉक जहां पर अच्छी रिकवरी आई थी बट वापस गिरावट देख रहे हैं, औरोबिंदो फार्मा। किरण जी, इसके बारे में पिछले 2-3 दिनों से चर्चा हो रही है। अच्छी रिकवरी आई थी, आज सुबह भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, पर अब 2.5% नीचे क्लोज कर रहा है। क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है बिकवाली की, या यहाँ पर स्टॉक स्टेबल हो जाएगा? नहीं, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे जाने के बाद ही बिकवाली होगी। एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने में मिलेगा। और फार्मा सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहा था, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि अगर वो क्रूशियल लेवल्स निकल जाते हैं तो बिल्कुल हाथ ऊपर करके हम कॉल देना पसंद करेंगे, स्पेशल कॉल। और मेरा मानना है कि अभी तो ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा, कोई अभी पोजिशंस नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक औरोबिंदो फार्मा का सवाल है। अनिल जी, एक्सपायरी आ रही है, इस बार कोई हीरो या जीरो का ट्रेड नहीं आया सर, बताइए। 5 मिनट बाकी हैं कल के एक्सपायरी सेशन से पहले, कोई हीरो जीरो कॉल है? बिल्कुल किया जा सकता है दीप, आप बिल्कुल बजा दीजिए। मैंने ये सुमित जी और जय ठक्कर के इनके सबके भरोसे छोड़ा हुआ था, लेकिन इनकी तरफ से नहीं है, तो मैं इनके सहयोग से मैं आपके लिए कर देता हूं। तो हीरो या जीरो का बिल्कुल बजा दीजिए। 100% बिल्कुल हीरो या जीरो का। बताएं सर। देखिए दीप, यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी का। तेजी तो करनी है, लेकिन कॉल ऑप्शन के जरिए करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे यहाँ एक्चुअली प्राइसेस अपडेट नहीं हो रहे। एक बार बैंक निफ्टी का प्राइस आप सामने ले आए, 21,200 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 21,000 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो 21,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, हरे निशान में क्लोजिंग मिल रही है, तो इस लिहाज से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21,400 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। मैं 200 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ हीरो या जीरो में। 21,400 का कॉल ऑप्शन
75 से 80 रुपए के आसपास आपको अभी मिल रहा होगा। इसमें रिस्क आपको रखनी है 50 रुपए की, स्टॉप लॉस 25 रुपए का होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है यहीं इसी लेवल पर 21,200 के आसपास खुलता है तो फिर आपके लिए बैंक निफ्टी में 30-35 पॉइंट प्रीमियम के वैसे ही निकल जाएंगे और उससे थोड़ा सा नीचे 25 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लीजिए। यानी कि आपको बैंक निफ्टी में मैक्सिमम नुकसान 50 रुपए का करना है। 50 रुपए का नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता, 50 रुपए का नुकसान बैंक निफ्टी में बहुत रीजनेबल है, इसीलिए मैं हीरो या जीरो ट्रेड बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 75 से 80 रुपए के आसपास खरीदना है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 21,400 का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी वाला, 150 175 ये दो टारगेट रखिएगा और इसके लिए आपको तेजी करनी चाहिए। 125 पहुंचे फिर आप अपने कॉस्ट का स्टॉप लॉस ले आएँ और अगर कल से अगर एक अच्छा गैप आपको मिल जाता है ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के चलते तो फिर हो सकता है आपको सुबह सुबह आपको एक 51 पॉइंट का गैप मिल जाए, 50-75 पॉइंट का, तो वो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी का 21,400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है मेरी हीरो या जीरो ट्रेड में। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और इस सीरीज से जो ये हमने नई शुरुआत करी है हीरो जीरो की, अब तक तो सारी कॉल्स हिट ही रही हैं और लगातार आपने देखा है सक्सेस रेशियो भी शानदार रहा है। तो ये एक आपके लिए एक और हीरो या जीरो कॉल है। जिस तरह से बैंक निफ्टी का एक्शन है इस समय, आप चाहें तो अपनी रिस्क एपेटाइट के बेस पर ये कॉल ले सकते हैं। ये है आपके लिए सलाह। चलिए फिर एक बार फाइनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। काफ़ी वॉलेटाइल डे रहा, अच्छी ग्लोबल क्यूज थी आज सुबह, उसके दम पर हमने अच्छी शुरुआत भी देखी, गेन्स होल्ड करी मार्केट्स में, पर फिर उसके बाद भारी बिकवाली आई और एंड में जैसे कि कल क्लोजिंग सेशन में देखा था, आज भी देख रहे हैं अच्छी रिकवरी है और लंबे समय बाद बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी के मुकाबले। एक्सिस बैंक टॉप गेनर 2.5% की तेजी। यहाँ पर कोल इंडिया एंड ऑफ ट्रेड, यहाँ पर एक बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा है, लगभग 1-1.5% की तेजी। गेल भसीन साहब की BTSTT पिक, यहाँ पर 1.5% का उछाल। HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, आइशर, UPL और रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 0.5% की तेजी रही है। ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं। हालांकि ब्रेथ ऑफकोर्स अभी भी बेयर्स की तरफ ही थी। 30 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं। अच्छा दिन नहीं था टेलीकॉम के लिए। इंफ्राटेल और एयरटेल दोनों में हमने देखा है 8% की गिरावट। इसके अलावा टाटा स्टील यहाँ पर 3.5% की कमजोरी आई है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर कमजोरी है। TCS एक ऑड IT शेयर्स यहाँ पर गिरावट आई, बाकी IT शेयर्स में अच्छी खरीदारी थी। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली रही है। ITC ने एक बार फिर से आज अंडर परफॉर्म आपको करके दिखाया है। और फ्यूचर्स में स्टॉक की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में ऑफकोर्स आपने आज भारी बिकवाली देखी है, लगभग 10% की। सन टीवी प्रेशर में रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर 4% की बिकवाली आई है। BHEL, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मदरसन और इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहाँ पर भी आपने प्रेशर देखा है। पर दूसरी तरफ शानदार उछाल टाटा केमिकल्स में 7% की तेजी। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर अच्छा उछाल रहा। टाटा पावर की अच्छी खरीदारी रही। इंटरग्लोब एविएशन एक्शन में आते हुए दिखा। कोफोर्ज, ग्लेनमार्क हालांकि बैन में था। रैमको सीमेंट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वागले साहब की पिक। वेदांता, अंबुजा सीमेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और बाटा इंडिया, जहां पर लगातार आज हमारे एक्सपर्ट्स ने कई बॉय कॉल्स दी हैं, वहां पर आपने अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। कॉनकॉर का एक्शन अच्छा रहा। ICICI प्रू में आपने थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा। एस्कॉर्ट्स, इन्फोएज, कोलगेट, बर्जर पेंट्स और HDFC बैंक, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां का एक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तो अनिल जी, एंड ऑफ ट्रेड में हमने देखा कि निफ्टी ने भी काफ़ी ग्राउंड रिकवर कर लिया। ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग हो रही है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हो रहा है सर। पर बैंक निफ्टी की शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है लंबे समय बाद निफ्टी के मुकाबले और 50-100 अंकों की तेजी के साथ क्लोज हो रहा है सर। तो एक सेटअप दे रहा है आपको कल की एक्सपायरी से, जिस तरह से बैंक निफ्टी का एक्शन आज देखा है सर। देखिए दीप, मतलब ऐसा कोई बहुत कूद के खुश होने की बात नहीं कि मतलब हमने कोई बड़ी टॉप मार ली। ठीक है, थोड़ा हरे निशान में बंद हो गए लाल से, तो थोड़ी रिलीफ है कि बहुत ख़राब बंद नहीं हो रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे बंद हो रहे हो। हाँ, ये और अगर हम ये थोड़ी रिकवरी दिखा भी पा रहे तो इसमें हमारा अपना कमाल कुछ भी नहीं है। डाउ फ्यूचर अगर 200 पॉइंट ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट सेलर वो तो सोचेगा ना कि भाई मैं अपनी शॉर्ट कम कर लूँ, या जिन लोगों को खरीदारी करनी है तो वो 11,000 का लेवल, 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स की तेजी, अब उसके बाद और किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए, तो वो फिर पता नहीं। तो उस हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 का, अहम साइकोलॉजिकल लेवल 11,000 का, ओवरसोल्ड मार्केट है, डाउ फ्यूचर्स ऊपर है,
कल एक्सपायरी के दिन थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की, थोड़ी खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं और उस लिहाज से ठीक ठाक सी क्लोजिंग। इस क्लोजिंग में बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कोई आप ये कह सकते हैं कि बुल्स जीत गए और बेयर्स हार गए या बेयर्स जीत गए बुल्स हार गए। न्यूट्रल सी क्लोजिंग मान के चलें। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी का ऊपर होना अपने आप में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, और वो भी मैं बता दूं आपको, एवरेज होने के बाद तो 21,200 के आसपास है, इसके नीचे भी क्लोजिंग आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, और निफ्टी भी 20-25 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो न्यूट्रल क्लोजिंग है। लेकिन हाँ, जो हमारा स्टैंड है 2:30 बजे भी था, 3:20 पर भी था और 3:25 पर भी हमने जो कॉल दिया वो बहुत क्लियर कट है कि इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना है, इन लेवल्स पर सेलेक्टिवली आप खरीद सकते हैं। 11,000 के नीचे जाएगा तो आपको बेच कर निकल जाना है, सिंपल। वो आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। 20,800 आपका बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस का लेवल है, जो कि आज टूटा नहीं है। सिंपल चीज़ यही है, तो बस इतना सा आपके लिए ध्यान रखने वाला। तो न्यूट्रल क्लोजिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत ख़राब नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि बाजार बंद होते ही हम बात करेंगे सौरभ मुखर्जी साहब से, जाने माने फंड मैनेजर हैं और मार्सिलस इन्वेस्टमेंट्स के, और आज बात करने के लिए विशेष जो हमने मुद्दा चुना है उसी से मैं करता हूं शुरुआत। पहले तो सौरभ सर का स्वागत करता हूं। सौरभ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपका पूरा दिन बड़ा बिजी शेड्यूल था और मैं सुबह से रिक्वेस्ट कर रहा था सौरभ सर से कि थोड़ा समय निकालें, हमारे साथ आकर बात करें। 3 बजे तक बैक टू बैक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज, और उसके बाद मैंने फाइनली 3:30 बजे सर को पकड़ लिया। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहली चीज़ जो ये मैं जानना समझना चाहता हूँ, चूँकि आप GMM फॉडलर में आप बड़े इन्वेस्टर भी हैं, आपके फंड में वो स्टॉक भी है, क्या आप भी सरप्राइज या शॉक थे जिस तरह से प्रमोटर्स ने इतनी बड़ी ऑफर फॉर सेल निकाली है कि माफ कीजिए, इतनी बड़ी अपनी होल्डिंग सेल करने के बारे में सोचे, और वो भी इतने बड़े डिस्काउंट पर? क्या आपको भी सुनकर एकदम से झटका लगा या एक्सपेक्टेड था ये? देखिए, झटका तो नहीं लगा क्योंकि हमको पता था DBAG प्राइवेट इक्विटी फंड है, सबको पता था। शेयर होल्डर रोस्टर में दिखता है कि DBAG 51% लेके बैठा था, और अगर आप उसकी वेबसाइट को तलाशें दिखेगा कि ये प्राइवेट इक्विटी फंड है। और थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में देखें तो DBAG के 2 फंड हैं, दो फंड के अंदर फॉडलर की होल्डिंग है, और जो पुरानी फंड है DBAG की उसमें 6 साल हो चुका था, तो हमको पता था कभी ना कभी बिक्री होगी शेयर्स की। टाइमिंग ऑब्वियसली हमको पता नहीं था, और जहाँ तक मेरे को समझ आया लास्ट, ऑब्वियसली बिकॉज हमारी इतनी बड़ी होल्डिंग है, काफ़ी बारीकी से इस पर नज़र रख रहे हैं हम। जहाँ तक हमको दिखा ये काफ़ी उन्होंने समझदारी से, बहुत पटेल फैमिली ने, GMM की मैनेजमेंट ने और DBAG के मैनेजमेंट ने काफ़ी समझदारी से, काफ़ी सोच समझ के ये कदम उठाए हैं। चाहते थे तो फॉडलर को किसी विदेशी कंपनी के हाथ भेज देते, किसी चाइनीज़ कंपनी के हाथ भेज देते तो GMM के शेयर होल्डर, हम जैसे GMM के शेयर होल्डर के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने फॉडलर जो यूरोपियन पेरेंट थी उसको GMM शेयर होल्डर्स को पकड़ा दिया, काफ़ी वाजिब दाम में। हमने वो ट्रांजैक्शन को काफ़ी बारीकी से देखा, काफ़ी अच्छे टर्म्स में GMM शेयर होल्डर्स को फॉडलर की यूरोपियन एंटिटी मिल गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिली, 70-80 साल की ग्लोबल लीडरशिप मिली, और उसके बाद वो करने के बाद DBAG ने अपना पार्शियल एग्जिट, जो अपना उनका पुराना फंड का जो होल्डिंग था वो मार्केट में भेजा। हमको टाइमिंग के बारे में खबर नहीं थी, बट पूरा सीक्वेंस हमको लगा कि काफ़ी समझदारी से किया गया है, काफ़ी शांति से किया गया है, और इतनी मार्केट में मायूसी किस बात पे मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ये स्टॉक 1 साल में हमको 3 गुना 4 गुना पैसा मिला है, 3x 4x रिटर्न मिला है 1 साल में, एंड इसमें मायूसी की क्या बात है, ठीक मेरे को क्लियरली समझ नहीं आ रही। अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट तगड़ी है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छी है, प्रॉफिटेबल एंटिटी है, रेयर इंडियन कंपनी है जिसने ग्लोबल लीडरशिप बनाई है। सो मेरे ख्याल से हमारे पोर्टफोलियो का काफ़ी अहम हिस्सा रहेगा काफ़ी साल तक, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा पैसा बनेगा हमारे लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छी है, और अगर अच्छी कंपनी नहीं होती तो आपके पोर्टफोलियो में इसे जगह भी नहीं मिलती, और हमारे कुणाल जी के ने भी काफ़ी लंबे समय से इसे होल्ड किया। लेकिन जो मायूसी की वजह एक ही है कि प्रमोटर इतनी बड़ी स्टेक एक साथ 33% के डिस्काउंट पर बेचे, ये कभी देखने सुनने को आमतौर पर मिलता नहीं है। तो लोगों को झटका लगा कि सर्किट पे सर्किट नीचे लग रहा है, और
इतनी क्या बड़ी मुश्किल आ पड़ी कि एक साथ सारी की सारी बेचें, धीरे धीरे बेच देते हैं तो शायद प्राइस डिस्ट्रक्शन कम होता। अब कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो आपको फॉलो करते होंगे, कुणाल जी को फॉलो करते होंगे, हमारी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। हमने भी कई बार रिकमेंड किया कि बहुत अच्छी कंपनी है। अब वो जो ऊपर के दामों पर 5,000 5,500 पर लेकर फंस गए हैं, उन्हें ये लगता है कि अरे ये हमारे साथ क्या हो गया। प्रमोटर को अगर इतना बड़ा बेचना था तो एक साथ इतने डिस्काउंट पर क्यों? ये कैसे समझे, इसको कैसे समझे सर? तो इन 3 मुद्दों पे आई थिंक हमारे ख्याल से लोगों को थोड़ा गौर करना चाहिए। पहली बात, पटेल फैमिली, जहाँ तक मेरे को खबर है पटेल फैमिली ने कुछ खास बिकवाली नहीं की है। उनका अभी भी 23-24% होल्डिंग है, पहले 25-26, 23-24 है। जो बल्क ऑफ द सेलिंग रही है डीबीएजी की रही है। जैसा मैंने बोला, डीबीएजी की जो होल्डिंग है वो 2 अलग अलग फंड से है। जो पुरानी फंड की 6 साल पुरानी फंड की होल्डिंग है, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है वो वाली फंड की बिक्री की गई है। सो ये बोलना बहुत आसान है कि प्रमोटर ने बेचा है, लेकिन जहाँ तक मेरे को दिख रहा है पटेल फैमिली ने खास नहीं बेचा, एक प्राइवेट इक्विटी फंड ने बेचा है। और प्राइवेट इक्विटी फंड का काम ही है उनके अपने अल्टीमेट इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना, जिन्होंने भी निवेश किया है डीबीएजी के प्राइवेट इक्विटी फंड्स में। तो पहली बात है कि जो कंपनी चला रहा है, अगर आप प्रमोटर का डेफिनेशन माने कि जो कंपनी चला रहा है, जो मालिक है इंडियन सेंस ऑफ द वर्ड में, तो वो बिल्कुल बैठा हुआ है, वो कंपनी आज भी चला रहा है। दूसरी बात देखते हैं किस भाव पे बेचा गया। आप ये भी तो सोचिए कि जिन इन्वेस्टर्स ने ओएफएस में शेयर्स खरीदे, जहाँ तक मेरे को समझ आ रही है कि काफ़ी दिग्गज विदेशी और देशी इन्वेस्टर्स इस ओएफएस में प्रवेश कर रहे हैं फॉडलर के स्टॉक में, तो उनका भी एक नज़रिया है। अगर आप 1000 करोड़ का ब्लॉक बेच रहे हो, 1000 करोड़ का क्वांटिटी बेच रहे हो इन अ कंपनी जिसकी मार्केट कैप 1 साल पहले तक करीबन 2000 करोड़ थी, तो जाहिर है जो भी दिग्गज इन्वेस्टर प्रवेश कर रहा है स्टॉक में, वो भी बोल रहा है कि मैं अगर इतना बड़ा अमाउंट खरीदूंगा, मेरे को भी एक वाजिब दाम चाहिए। और जो 3,500-4 हज़ार का जो भाव था, वो 2 महीने पहले तक स्टॉक का वही भाव था। तो किस लिए लोग इतना उछल रहे हैं कि 6,500 में भाव था, 3.5 पे ओएफएस किया, वो मेरे को समझ नहीं आ रही। बिकॉज there is no reason for the incoming investor into the OFS to reference the price at which Pfaudler was trading 15 days ago, 30 days ago, 45 days ago. अगर आप देखें, जब टेक ओवर की घोषणा की गई, अर्ली अगस्त में जब टेक ओवर की घोषणा की गई, 4,100 4,200 पे शेयर था। 1 साल पहले 1,500 रुपये का यह शेयर था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, 3,500-4 हज़ार रुपये में इस कंपनी का OFS करना 1000 करोड़ का क्वांटिटी मेरे ख्याल से सेंसिबल है। अगर ज़्यादा में किया जाता, अगर ज़्यादा ऊंचे भाव पे ये OFS करने की चेष्टा करते, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स में। और मेरे को बेहद खुशी है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई। मेरे को बेहद खुशी है कि फोकस इस पर रखा गया कि बिल्कुल उच्च कोटि के इन्वेस्टर इस OFS में आए। और जिस तरीके से फॉडलर और GMM का एक अच्छा साथ रहा है 10-20 साल तक, उसी प्रकार का एक नया एसोसिएशन बनाया जाए, एक नई श्रेणी, एक नई जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ। तीसरी बात, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये कंपनी चलती रहेगी, आगे भी पैसा बनेगा। सो OFS का भाव लेके इतना उछलना किस लिए लोग उत्तेजित हो रहे हैं OFS का भाव लेके, फिर से मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक इसके पीछे और एक डीपर राज है सिंघवी साहब। अगर आप देखें, काफ़ी लोग शेयर प्राइस लेके बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, ज़्यादा है या कम है। मैं जो बार बार अपने वेबिनार्स में बोलता हूँ, आपके टीवी चैनल पे बोलता हूँ, शेयर प्राइस में कुछ नहीं रखा हुआ। जो भाव दिखता है स्क्रीन में, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आज 3,500 या 4,000 रुपये भाव होगा फॉडलर का, इससे अगर आप खरीदें या बेचें, इसके साथ आपका कोई संपर्क नहीं है। व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, ये कंपनी मार्केट लीडर है या नहीं, डोमिनेंट फ्रेंचाइज है या नहीं, और बुक्स क्लीन है या नहीं। हमारे ख्याल से तीनों टेस्ट पे फॉडलर खरा निकलता है, और इसलिए हम ये शेयर्स लेके बैठे रहेंगे और आगे के सालों में कमाई की उम्मीद रखेंगे। 3,500 या 4,000 रुपये का शेयर प्राइस लेके इतना उछलना, मेरे ख्याल से इसमें कुछ मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपने लॉस खाया है लास्ट 30 दिनों में, मेरे ख्याल से हमारी तरह शांति से बैठे रहें, कमाने के कई मौके मिलेंगे इस कंपनी में। नहीं, बिल्कुल
कम से कम आपकी बात सुनकर कम से कम काफ़ी इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटा होगा कि जब आप जैसे दिग्गज फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रख रहे हैं, शायद ऑफर फॉर सेल में खरीद भी रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पटेल फैमिली भी उनकी जितनी होल्डिंग है उसका 25% हिस्सा वो भी इस ऑफर फॉर सेल में बेच रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने ग्रीन शू का भी इस्तेमाल किया, जो थोड़ा बहुत उन्हें एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिला है नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी से, उसका भी इस्तेमाल किया। तो क्या ये समझा जाए सर, जैसा आप कह रहे हैं कि जो 6,500 के भाव थे वो गलत थे, और अगर 3,500 के भाव ये वैल्यूशंस रीजनेबल हैं, तो क्या ये समझा जाए कि आमतौर पर जो विदेशी कंपनियां हैं जिनका फ्री फ्लोट कम होता है और जो महंगे वैल्यूशंस पर ट्रेड करते हैं, इसके लिए कोई चेक्स बैलेंसेस होने चाहिए कि कभी भी अगर इस तरह की कोई इवेंट हो और जिसके चलते शेयर का दाम आधा रह जाए, तो लोग तो आपके पोर्टफोलियो को देखकर, टीवी रिकमेंडेशंस को देखकर, कंपनी के प्रमोटर्स मैनेजमेंट को देखकर वो खरीदते हैं। तो अब 2 दिन पहले 21 सितंबर तक 6,500 5,500 सही लगता था, अब 3,500 सही लगता है, तो ये दूर कैसे होगा सर? तो शेयर प्राइस लेके अगर मैं फिर से वही बात पे वापस आता हूँ कि लास्ट एक कंपनी जिसकी शेयर प्राइस 1 साल में ट्रिपल या क्वाड्रुपल हुई है, वहाँ पे शेयर प्राइस का मूवमेंट लेके ज़्यादा उत्तेजित होना या ज़्यादा मायूस होना मेरे ख्याल से कुछ मतलब की बात नहीं है। जो मुद्दा आपने बिल्कुल ठीक छेड़ा है, और जो मुद्दा मेरे ख्याल से हमारे मार्केट रेगुलेटर के लिए काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, मेरे ख्याल से वो उस मुद्दे पे फोकस भी कर रहे हैं, वो लिक्विडिटी का मुद्दा है। अगर आप देखें दुनिया के टॉप 7 और 8 स्टॉक मार्केट्स में देखें, इंडिया की लिक्विडिटी दुनिया के टॉप 7-8 स्टॉक मार्केट्स में सबसे कम है। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखें, करीबन 40-50 लार्ज कैप शेयर्स के नीचे लिक्विडिटी सूखी पड़ जाती है। उससे मार्केट में वॉलीटिलिटी बनती है, शेयर्स ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हद तक ऊपर नीचे जाते हैं। इससे हम जैसे इन्वेस्टर के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, हमारे लिए बड़ा पोजीशन बनाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम बड़ा पोजीशन बनाने की चेष्टा करते हैं, शेयर ऊपर भागता है, और अगर हम पोजीशन बेचने की चेष्टा करते हैं, शेयर नीचे भागता है। सो मार्केट लिक्विडिटी, इंडिया की स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। एंड उसी नज़रिए से अगर मैं सेबी का रिसेंट अनाउंसमेंट देखूँ 2 हफ्ते पहले का, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मल्टी कैप फंड्स को बोल रहे हैं कि आप 25-25-25 के रेशियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप खरीदिए। मेरे को उस नज़रिए से वो मूव काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि लगा कि इससे मजबूरन मल्टी कैप फंड मैनेजर को स्मॉल कैप की तरफ आना पड़ेगा, और उससे स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी इंप्रूव होने की एक उम्मीद है। बट मोर जनरली मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी बड़ी समस्या इंडिया में है। स्मॉल एंड मिड कैप में लिक्विडिटी की समस्या काफ़ी सालों से बनी हुई है। मेरे ख्याल से रेगुलेटर इस मुद्दे को रेक्टिफाई करने की भी चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा सर, सौरभ सर, आखिरी सवाल, जिन लोगों के पास ऊपर के दाम के शेयर हैं उन्हें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, वो होल्ड करें। और दूसरी बात ये कि क्या ऑफर फॉर सेल में ख़रीदारी करनी चाहिए। और तीसरा, एक जो काफ़ी चर्चा में मामला चल रहा है कि कुछ शेयर बोरोइंग मैकेनिज्म में खरीदे गए हैं, और इस ऑफर फॉर सेल के 2-3 दिन पहले ही भारी भरकम वॉल्यूम भी हुआ, वहाँ पर डिलीवरी भी भारी भरकम उतरी, उसको लेकर भी लोग थोड़ा सा शंका कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात, OFS में आपके दर्शकों को लेना चाहिए, नहीं उनको अपना माइंड मेकअप करना चाहिए। जैसे हमने बोला, हमारे लिए काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है, और हमारे ख्याल से 3,500-4,000 हज़ार रुपये के भाव में ये कंपनी बेहद आकर्षक है हमारे नज़रिए से। दूसरी बात, SLV मार्केट में क्या हुआ उनकी डिटेल्स मेरे पास है नहीं, वो जिनके पास डिटेल्स है उनको डिसाइड करना चाहिए क्या हुआ है। अगर मैं लॉजिकली इस बात के बारे में सोचूं, मानिए मैं प्रमोटर हूँ मार्सेलस का, अगर मैं मार्सेलस की शेयर्स अगले हफ्ते 10-15% मार्सेलस के शेयर बेचूंगा मार्केट में, मेरे लिए मार्सेलस का स्टॉक शॉर्ट करके कोई लॉजिक नहीं बनता, राइट। तो जो एक मार्केट में एक सोच घूम रही है कि SLV मार्केट में कुछ अजीब सा काम हुआ है, एंड इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लॉजिकल चीज़ मेरे को लग रही है कि प्रमोटर के लिए SLV मार्केट में कुछ भी करना कुछ लॉजिक नहीं बनता। दूसरे लोगों ने किया या नहीं किया, ये मेरा काम नहीं है फाइंड आउट करना, हमारे रेगुलेटर लोगों का काम है। सो उस मुद्दे पे मैं उतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं खपा रहा। और तीसरी बात, जैसे मैंने बोला, अगर आपने स्टॉक 2000 में लिया है या 4000 में लिया है या 5000 में लिया है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि कंपनी में
कंपनी में फ्रेंचाइज में दम है या नहीं, और जो फ्रेंचाइज को चलाते हैं जो मैनेजमेंट है उसकी इंटेग्रिटी पे आपको भरोसा है या नहीं। मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज में बहुत सारा दम है। इनफैक्ट जो रिसेंट एक्विजिशंस हुए, डी ट्रीच का एक्विजिशन जहाँ पे फॉडलर का 80% मार्केट शेयर बन गया इंडिया में, और जो ग्लोबल एक्विजिशन जहाँ पे फॉडलर की ग्लोबल एंटिटी जीएमएम के हाथों में आ गई, इन दोनों एक्विजिशन से कंपनी और मजबूत है और स्ट्रॉन्गर है। और 3.5 और 4 के भाव में, 3.5, 4 हज़ार, 4.5 हज़ार के भाव में मेरे को कंपनी को मेरे ख्याल से शेयर्स में काफ़ी अपसाइड है। सो किस भाव में आपने लिया उसकी कुछ अहमियत नहीं है, आपने 6.5 पे लिया या 2,500 पे लिया, आपको समझना है कि 3.5, 4, 4.5 पे मैं पैसा बना सकता है नहीं। हमारे ख्याल से हम बना सकते हैं, इसलिए हम लेके बैठे हैं। बिल्कुल। सौरभ सर, आपकी एक चीज़ के लिए मैं विशेष तारीफ करना चाहता हूँ। आमतौर पर है ना, फंड मैनेजर्स इस तरह की बातों पर आकर बात करने से कतराते हैं, अवॉइड करते हैं। आपने सामने से जब मैंने आपको अप्रोच किया, आपने कहा ठीक है मैं बात करूंगा, मैं पूरी चीज़ क्लियर करूंगा। बेसिकली हम आपसे समझना यही चाहते हैं कि वाकई में कई कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, कहीं प्रमोटर्स के निकलने से रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई डर तो नहीं होना चाहिए, कहीं आप जैसे फंड मैनेजर कोई व्यू बदल रहे हैं। और आपने बहुत साफ तरीके से एकदम प्रॉपर इसका विश्लेषण करके कहा कि नहीं, कहीं कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा मैसेज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह है कि 3,500-4 हज़ार रुपये के दाम में शेयर बुरा नहीं है, आप ऑफर फॉर सेल में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के बिजनेसेस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम पिछले 2-3 दिनों से कंपनी से भी बात करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा तारक पटेल साहब को कि आए, वो बात करें, इससे उनके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि आप बात करें, समझें, क्योंकि देखिए अदरवाइज़ जो मीडिया में जैसी खबरें मिलेंगी वैसी चलेंगी। जाहिर सी बात है कि SLB के अगर डेटा सामने आए तो लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो काम कंपनी का नहीं। कंपनी को, मैनेजमेंट को, प्रमोटर को ये बताना है कि वो क्यों इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल लेकर आए, क्यों इतने डिस्काउंट पर लाएं। और अगर वो आप ही की तरह इस तरह से अच्छे से बात अगर दर्शकों के सामने रखेंगे तो दर्शकों का कॉन्फिडेंस कंपनी में, शेयर में, सब में बढ़ेगा। तो आपने ये एक बोल्ड कॉल लेकर सर इस पर इंटरव्यू दिया, मैं इसके लिए सौरभ सर आपकी वाकई में बहुत दिल से तारीफ करना चाहता हूँ। शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सिंघवी साहब। एक क्लैरिफिकेशन आपके दर्शकों को फिर से बोलता हूँ, वो OFS में स्टॉक ले ना ले उनके ऊपर है। जितना हम कहेंगे कि हमारे लिए पसंदीदा स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है, और हम शांति से स्टॉक लेके बैठे हैं और कमाई की अपेक्षा में स्टॉक लेके बैठे हैं। बिल्कुल सर, आपका इतना कहना ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। और जाहिर सी बात है सर, आप फंड मैनेजर हैं, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक भी हैं, और अगर आप चाहें तो मेरी एक तरफ से आप पटेल साहब को कहें, एक इंटरव्यू के लिए मेरी रिक्वेस्ट है उनको कि प्लीज़ आएँ, अपनी बात रखें। दर्शक जानना, सुनना, समझना चाहते हैं, और अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो बहुत सारे जो डाउट हैं, क्लेरिफिकेशन है, जैसे आपसे बात करके मेरे क्लियर हुए हैं, उनसे बात करके उनके जितने इन्वेस्टर्स उनके क्लियर होंगे। तो मैनेजमेंट जितना ट्रांसपेरेंट रह के बात करेगा उतना उनके लिए अच्छा है। फिलहाल आपका आज बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाक राय हमारे दर्शकों के साथ रखने के लिए। तो ये थे सौरभ मुखर्जी सर, जो अपने फंड में GMM फॉडलर का स्टॉक होल्ड करते हैं, और उन्होंने कहा कि उनके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, चिंता की बात नहीं। 3,500-4 हज़ार रुपये में शेयर निवेश के लिए आज से है आकर्षक। तो कम से कम जो लोग ऊपर के लेवल पर लेकर फंस गए उनके लिए एक रिलीफ की बात है कि बड़े फंड मैनेजर की तरफ से आपको ये अश्योरेंस है कि हाँ, कंपनी की में कामकाज में किसी तरह का कोई खराबी नहीं है। बाकी तो देखिए टेक्निकल इश्यूज़ हैं, बड़े इन्वेस्टर्स अगर बेचकर निकलना चाहते हैं तो वो अपनी जगह।